हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 13 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है गरबा के बारे में। एंड आई डोंट थिंक कि आपको गरबा के बारे में बताने की आवश्यकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि गुजरात का ये फेमस फोक डांस हम लोग को देखने को मिलता है। एक प्रसिद्ध लोक नृत्य ये है गुजरात का। एंड अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि गुजरात सरकार ने नवरात्रि के समय पर गरबा को बैन कर दिया है। एंड गाइज, ये गुजरात सरकार का क्या फैसला सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग बाग जो है, सिटीजन जो है, वो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली आप अपने घर के आसपास किसी मार्केट में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल भी कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा। और आप जानते हैं कि ये नवरात्रि का फेस्टिवल आता है तो इसमें जो गरबा वगैरह होते हैं, अलग अलग जगह पर इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और तो उसमें काफी सारे लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं एक साथ। और यही चीज जो है वो सरकार नहीं चाह रही है कि लोग एक जगह पर इकट्ठा हों, क्योंकि सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं है ना, क्योंकि उससे कोरोना वायरस फैलेगा और लोग बाग मानेंगे नहीं। तो इससे बेटर है सरकार ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि गरबा जो है वो कहीं पर भी ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, राइट, गुजरात के अंदर। और ये एक प्रकार से फैसला गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल करेक्ट है। एंड जैसे कि मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि कभी भी आप कोई भी न्यूज पढ़ें तो उसको सिंपली न्यूज की तरह मत पढ़ो, उसको ऑफिसर की तरह देखो कि यार ये जो सरकार ने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया, और एक ऑफिसर लाइक अप्रोच की तरह आपको उसको देखना है, राइट। क्योंकि कल को आपको किसको सर्व करना है? सिटीजन्स को सर्व करना है। तो सिटीजन्स का बिहेवियर कैसा है, किस प्रकार से सिटीजन्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस आपको अभी से होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सिविल सर्विसेज आपसे यही उम्मीद कर रहा है, यही डिमांड कर रहा है कि आप जब इस एग्जाम को लिखें तो आप जो है वो एक ऑफिसर लाइक थिंकिंग के साथ इस एग्जाम को लिखें और एनालिसिस करें एक ऑफिसर लाइक तरीके से, राइट। यानी कि आपकी जो भी एनालिसिस होनी चाहिए न्यूज के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर, उसमें दिखना चाहिए कि हाँ यार, एक आप ऑफिसर की तरह चीजों को सोच रहे हो, राइट। तो ऑफिसर यहां पर क्या सोचेंगे कि सिटीजन जो है वो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग हो रही है, राइट। तो इससे खतरा बढ़ सकता है कोरोना वायरस का। तो ये बैन जो किया है गुजरात सरकार ने, ये बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। चलो एनीवेज, आगे की बात करें इसमें, तो गरबा जो है इसको गरबा दीप से रेफर किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार जो गांव में और शहरों में जो महिला जो ये डांस करती हैं गरबा में, हम लोग को देखने को मिलता है, डांडिया वगैरह होता है। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ कुछ महिलाओं के सर के ऊपर मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े बोलो या फिर आप मटका बोलो मिट्टी का, तो ये उनके सर के ऊपर होता है। वो जो मटका होता है ना उसमें छेद होते हैं, तो ये उसी से जो है वो लाया गया है गरबा दीप, राइट। और ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है सर्कुलर फॉर्म में, आपको पता है गोल गोल घूमते हुए डांस परफॉर्मेंस होता है ये, राइट। डांडिया वगैरह भी खेलते हैं और ये वाली चीज देखने को मिलती है, और क्लैप्स वगैरह भी करते हैं, राइट। इसके अलावा ये कब कब होता है? तो नवरात्रि के अवसर पर ये गरबा का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, शरद पूर्णिमा पे देखने को मिलता है, वसंत पंचमी में, होली में, और भी दूसरे फेस्टिवल्स में होता है। इवन मैरिज वगैरह में भी आपको ये गरबा का डांस जो है वो देखने को मिल ही जाएगा, राइट। आजकल तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब हर एक शादी में आप देखोगे एक ना एक बार तो गरबे की धुन जो है वो बजी जाती है, लोग नाचने लगते हैं। चलो एनीवेज, ये था पूरा वो टॉपिक जिसकी एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है मारू मणि के बारे में। मारू मणि क्या है? तो ये एक कैंपेन है, ये एक यूनिक और इनोवेटिव सोशल मीडिया कैंपेन है मारू मणि। इसका मतलब है रेगिस्तान के जवाहरात, ज्वेल्स ऑफ डेजर्ट। इसको लॉन्च किया है लोक संवाद संस्था के द्वारा, जो कि एक जयपुर के अंदर हम लोग को मीडिया एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। इन्होंने कोलैबोरेट किया था एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली के साथ, और ये कैंपेन इनके द्वारा शुरू किया गया। ये कैंपेन के तहत
फाइनेंस सपोर्ट जो है वो रेज किया जा रहा है, यानी कि मतलब फंडिंग जो है वो रेज की जा रही है, जिससे कि जो भी म्यूजिशियंस हम लोग को आज की रेट में राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं, म्यूजिशियंस जो कि कोरोना वायरस के कारण सफर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी इवेंट्स नहीं हो रहे ना, तो और कहीं पर भी इवेंट्स नहीं हो रहे तो म्यूजिशियन को जो है वो काम नहीं मिल रहा है, तो म्यूजिशियन को जो है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो इसको लेकर ये यूनिक कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, मारू मणि के नाम का। तो मारू मणि अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो म्यूजिशियंस जो कि सफर कर रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने का ये एक कैंपेन है, ठीक है, सोशल मीडिया कैंपेन, याद रखिएगा। अच्छा, और ये हम लोग को वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आर्टिस्ट जो देखने को मिलते हैं वो कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पेपर 1 में स्पेशली रखा है। हालांकि ये टॉपिक कैंपेन से रिलेटेड है तो पेपर 2 के लिए सुटेबल टॉपिक है ये, बट यहां पर मैंने जानबूझ के पेपर 1 में इसलिए रखा है क्योंकि आपको ये लंगा मंगरिया के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, लंगा मंगरिया क्या है, कहां के हैं। तो एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि लंगा मंगरिया जो है वो फोक आर्टिस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं और ये राजस्थान के हैं, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए मैंने यहां पर पेपर 1 में मेंशन किया। हालांकि दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2 क्योंकि कैंपेन की यहां पर बात हो रही है, ठीक है, मारू मणि कैंपेन है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है किर्गिस्तान के बारे में। इसको भी मैं चाहता तो पेपर 2 में रख देता, बट पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मेनली आपसे किर्गिस्तान की लोकेशन जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किर्गिस्तान कहां पर है, तो इंडिया के बगल में आप देखते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की ये बाउंड्री आपको यहां पर नजर आएगी, उसके ऊपर तजिकिस्तान आपको दिखाई देगा और उसके ऊपर आप देखेंगे ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है किर्गिस्तान तजिकिस्तान के साथ और चाइना के साथ आप देखेंगे, राइट। और ऊपर कजाकिस्तान आपको नजर आता है, दिखाई देता है मैप में, ठीक है। तो ये मैप की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, तो यहां पर इलेक्शंस वगैरह हुए, इलेक्शन में जो पार्टी हार गई, अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन के साथ छेड़खानी की गई है, धांधली की गई है, राइट, यानी कि वोटिंग वगैरह के साथ धांधली हुई है। तो इस प्रकार के आरोप चल रहे हैं और स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये किर्गिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, राइट। बाकी मेनली इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसको सेंट्रल एशिया की इकलौती डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य एशिया की एकमात्र लोकतंत्र के रूप में भी ये जाना जाता है ये कंट्री, राइट। इसके अलावा इसकी कैपिटल बिश्केक हम लोग को देखने को मिलती है। लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसके आसपास कोई समुद्री रीजन आपको नहीं दिखाई दे रहा, लैंडलॉक है ये। इसके अलावा चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है और चाइना ने किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में रोड्स वगैरह बनाए हैं, रेल नेटवर्क्स बनाए हैं। और किर्गिस्तान की अगर हम लोग बात करेंगे तो किर्गिस्तान रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इवन रशिया के द्वारा कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग को देखने को मिलती है तो वो उसकी भी ये सदस्य है, और साथ ही साथ रशियन एयरबेस भी किर्गिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। तो एक ह्यूज सपोर्ट रशिया जो है वो किर्गिस्तान को करती है, ठीक है। चलो ये था ये पूरा ओवरऑल टॉपिक किर्गिस्तान से रिलेटेड, जिसकी एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल एशियन रीजन में कौन सी कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये चीज भी याद रखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग से यहां पर ये चीज आपके लिए मेंशन कर दी। तो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। तो देखिए यहां पर बात हो रही है 2+2 डायलेक्ट्स के बारे में या 2+2 टॉक्स के बारे में। तो ये क्या है गाइस, तो देखो जब दो कंट्रीज आपस में मिलती हैं, दो कंट्रीज के जब मिनिस्टर्स या उनके सेक्रेटरीज आपस में आकर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको 2+2 टॉक्स जो है वो कहा जाता है। इसमें ऐसा होता है जैसे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर गए, या फिर कोई एक जगह पर डिसाइड हुआ कि यहां पर इनकी मीटिंग होगी या ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हो रही है। तो जब इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं और दूसरी कंट्री जिसके साथ हमारी मीटिंग हो रही है उस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री के काउंटर पार्ट, राइट, काउंटर पार्ट यानी कि वो सेम पोजीशन के जो ऑफिशियल्स होते हैं उसको काउंटर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब इस प्रकार की जब मीटिंग होती है तो दैट इज कॉल्ड 2+2 टॉक्स। तो ये चीज बस आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी। इसमें डिफेंस या फॉरेन मिनिस्टर्स हो सकते हैं या फिर सेक्रेटरीज भी उनके हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग होती है इस प्रकार से। और 2+2 मिनिस्टेरियल मीटिंग जो होती है ना, वो हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये हम लोग को देखने को मिलता है दो कंट्रीज के बीच में। यानी कि दो कंट्रीज जब आपस में मीटिंग करती हैं तो उसमें अगर मिनिस्टर्स मीट करते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उस समय, तो वो हाईएस्ट लेवल की मीटिंग जो है वो मानी जाती है, राइट। इसके अलावा इंडिया जो है वो ऐसे टॉक्स, ऐसी बातचीत जो है वो करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पर। बट जापान और यूएसए के साथ जब इंडिया की बात होती है, चर्चाएं होती हैं, तब ये मिनिस्टेरियल लेवल पर हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कि इंडिया जब जापान और यूएसए के साथ जब डिस्कशन करता है, डायलॉग्स करता है, तब उस समय उसके इंडिया की तरफ से हमारे मिनिस्टर जो है वो जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर। बट अगर ऑस्ट्रेलिया के केस है तो हमारे सेक्रेटरी जो है वो चले जाते हैं वहां पर डिस्कशन करने, ठीक है। तो इस प्रकार का एक जनरल आइडिया बस आपको होना चाहिए, सिंपल सा 2+2 टॉक्स के बारे में,
राइट। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे टीआरपी के बारे में। तो देखिए गाइस, टीआरपी के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा कि टीआरपी क्या होती है, राइट। जैसे कि कपिल शर्मा शो जो है वो हम लोग देखते हैं कि यार वो काफी अच्छा चल रहा है तो उसकी टीआरपी काफी अच्छी, बोलते हैं ना कि यार इस शो की तो टीआरपी काफी अच्छी है। जैसे आपने कई बार क्लिप्स वगैरह में भी देखा होगा। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप टीवी वगैरह नहीं देखते होंगे, राइट, बट फिर भी कभी कभी जैसे कुछ शोज वगैरह होते हैं, आप फैमिली के साथ बैठे बैठे देख रहे हैं आप लोग, राइट, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, तो या फिर बचपन में कभी देखा होगा। तो आपको ये चीज तो पता है ना कि जब भी टीआरपी की बात होती है इसका मतलब वो शो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोगों के द्वारा उस शो को पसंद किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं टीआरपी। जैसे कि कपिल शर्मा शो की अगर हम लोग बात करें तो आपने कई बार एक्टर्स से भी सुना होगा, वहां पर एक्टर्स आते हैं ना अपनी मूवी का प्रोमो करने, तो एक्टर्स भी बोलते हैं कि यार तुम्हारी तो टीआरपी बहुत अच्छी चल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा करते ही नहीं है। तो टीआरपी अच्छी होना यानी कि वो चैनल पब्लिक के द्वारा, लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, वो शो पब्लिक के द्वारा पसंद किया जा रहा है, राइट, यानी कि पब्लिक जो है वो ज्यादा देर तक उस शो को देख रही है, तो दैट इज कॉल्ड टीआरपी। एक प्रकार की ये रेटिंग होती है जो कि अलग अलग प्रोग्राम्स को जो है वो दी जाती है, अलग अलग चैनल्स को दी जाती है, तो अलग अलग कैटेगरीज में ये रेटिंग होती है, राइट। तो अब किसी भी पर्टिकुलर शो की जब रेटिंग काफी अच्छी जा रही होती है, यानी कि पब्लिक उसको पसंद कर रही होती है, तो उस शो को बहुत इजीली स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। स्पॉन्सर यानी कि कौन लोग, जो कि उस यानी कि उस चैनल को, उस प्रोग्राम को जो है वो पैसा देते हैं, उसके बदले में उस प्रोग्राम जो है वो उनके एड्स जो है वो दिखाता है या फिर उनका प्रमोशन करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे बिग बॉस हो गया या दूसरे बड़े बड़े इस प्रकार के शोज होते हैं, वो स्टार्ट होने से पहले नहीं बोलते कि हमारा जो स्पॉन्सर है, जैसे आपने सलमान खान को बोलते हुए सुना होगा कि ये फलाना स्पॉन्सर है, मोबाइल फोन की देखा नहीं होगा, वो क्लिप्स फोटो वगैरह खींचते रहते हैं मोबाइल फोन निकाल के, तो वो मोबाइल का जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। ऐसे ही जैसे कि आप वहां पर बिग बॉस के अंदर देखा होगा, हालांकि काफी खराब शो है, आई डोंट थिंक कि आप लोग देखते होंगे, बट फिर भी बाई चांस कभी रैंडमली देखा होगा तो आपने, आपको पता होगा कि वहां पर जो अंदर जो है वो अंदर भी पूरी यानी कि पूरे घर के अंदर एडवर्टीजमेंट होता है, कभी शेविंग क्रीम का या कभी कोई टास्क आ जाए तो उसमें भी कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह वो करते रहते हैं। ये बेसिकली जितने भी एड्स जो आपको दिखाई देते हैं ना अलग अलग प्रोडक्ट्स के, अलग अलग कंपनीज के, तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि यार किस पर्टिकुलर चैनल की या किस प्रोग्राम का टीआरपी अच्छा है, उसको टीआरपी को देखते हुए वो वहां पर अपना पैसा फंसाते हैं, पैसा लगाते हैं, और जिस भी प्रोग्राम की टीआरपी अच्छी होती है उस प्रोग्राम पर काफी महंगे ऐड जो है वो लगाए जाते हैं। यानी कि ऐड कंपनी जो होती है वो काफी पैसा देती है उस प्रोग्राम के ऊपर जिस प्रोग्राम की टीआरपी काफी हाई होती है, राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उस प्रोग्राम के थ्रू उस प्रोडक्ट का या उस कंपनी का जो है वो प्रमोशन होगा, राइट। तो इस प्रकार का पूरा चीज चलती है। और इवन जब भी आप टीवी देखते हैं तो बीच बीच में जो एड्स आते हैं ना, तो वो रैंडमली ऐड नहीं आते हैं, वो बाकायदा लगाए जाते हैं। और जो भी ऐड पॉपुलर शो के आगे या पीछे आपको नजर आएगा, देखने को मिलेगा, तो ये मान के चलना वो जो ऐड वाला होगा ना, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट कंपनी होगी उसने बहुत करोड़ों रुपए जो है वो दिए होंगे उस चैनल को ऐड लगाने के लिए, राइट। तो ये इस प्रकार का पूरा गेम होता है ये टीआरपी का। और टीआरपी में मेनली फायदा होता है ये पूरे प्रोग्राम्स का, ये चैनल्स का, राइट। तो इनको पैसे वगैरह भी मिलते हैं एडवर्टीजमेंट कंपनी के थ्रू, ये मोनेटाइज हो जाती है, पैसे कमाती है। और दूसरी बात, इनको एक चीज ये भी पता लगती है कि उनका प्रोग्राम जो है वो पब्लिक के द्वारा कितना पसंद किया जा रहा है। अगर किसी चैनल की, अगर किसी शो की अगर टीआरपी कम है तो वो फिर इंप्रूवमेंट करते हैं, अपने कास्ट को चेंज करते हैं, या फिर अलग थीम जो है वो लेकर आते हैं जिससे कि पब्लिक उनके शो को पसंद करे, है ना। और कंसिस्टेंटली अगर किसी शो की टीआरपी कम रहती है तो वो शो को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि नुकसान हो रहा होता है ना, पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। तो ये मेनली पूरी जो टीआरपी का जो पूरा खेल है, ये टीआरपी एक प्रकार की रेटिंग होती है जो कि बताती है कि कौन सा शो, कौन सा चैनल जो है वो पब्लिक के द्वारा पसंद किया जा रहा है, कितनी देर तक उस शो को, उस चैनल को पब्लिक देख रही है। तो ये बेसिकली एक मीटर के थ्रू जो है वो पूरी चीज कैलकुलेट की जाती है। तो होपफुली आपको टीआरपी क्या होती है उसका एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। और अभी टीआरपी का मैनिपुलेशन से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो टीआरपी को मैनिपुलेट कर देते हैं। और ये पहली बार ऐसा कोई टीआरपी मैनिपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार ऐसी न्यूज आ चुकी है कि इस फलाना टीवी चैनल ने टीआरपी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, राइट, यानी कि इसके साथ हेरा फेरी करने की कोशिश करी। तो ऐसी चीज आती रहती है। अब ये मैनिपुलेशन कैसे होता है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आपको एक आइडिया लग गया टीआरपी का। अब अपन पूरी थ्योरी देख लेते हैं, तो और आपको अच्छे से टीआरपी के बारे में जो बेसिक चीजें हैं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, तो बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने आरोप लगाए हैं 3 टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कि वो टीआरपी मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। यानी कि ये 3 चैनल जो है वो हेरा फेरी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, जिससे कि टीआरपी का जो डेटा है वो मैनिपुलेट हो जाए, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं ये, राइट। तो ये टीआरपी का फुल फॉर्म आप याद रखना, टारगेट रेटिंग पॉइंट्स, ये इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। इसको टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मैट्रिक होता है जो कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के द्वारा उपयोग में लिया जाता है।
मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ऐसे जो भी चैनल्स होते हैं जिनकी टीआरपी अच्छी होती है, उन चैनल्स पर ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो होती है वो ज्यादा पैसा लगाती है, स्पॉन्सर करती हैं। उन चैनल्स पर ऐड देने के लिए, यानी कि अपना ऐड लगाने के लिए उस चैनल पे, तो वो बहुत पैसा जो है वो देती हैं उन पर्टिकुलर चैनल्स पर जिनकी रेटिंग जो होती है, टीआरपी रेटिंग हाई होती है, क्योंकि उन चैनल्स को ज्यादा व्यूअर्स देख रहे होते हैं ना, राइट। तो ये इस प्रकार की चीज होती है और ये इवैल्यूएट करता है व्यूअरशिप को, और ये इस प्रकार से हेल्प भी करता है एडवर्टाइजर्स की, यानी कि जो भी एडवर्टाइजर्स वगैरह जो होते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उनकी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये जो डेटा होता है टीआरपी का, इसके थ्रू पता लग जाता है कि किस चैनल को कितने लोग जो है वो देख रहे हैं, राइट। और ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को या चैनल को देख रहे हैं, और वो कौन सी सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से यानी कि कौन लोग रिच कैटेगरी के हैं, कौन लोग मिडिल इनकम ग्रुप के हैं, कौन लोग लोअर इनकम ग्रुप के हैं, कौन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं। तो इस प्रकार से भी जो है वो अलग अलग कैटेगरी जो है वो डिवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड, यानी कि जो भी लोग हैं हमारी कंट्री के, वो किस कैटेगरी के हैं उसको भी यहां पर शामिल किया जाता है कि किस कैटेगरी के लोग जो है वो किस प्रकार के चैनल्स देख रहे हैं, किस प्रकार के मतलब जो प्रोग्राम से वो देख रहे हैं और कितनी देर तक देख रहे हैं। तो इससे एडवर्टाइजर्स को क्या फायदा मिलता है? तो देखो, अगर कोई एडवर्टाइजर है, उसकी जो टारगेट क्लाइंट्स है, कस्टमर है, तो वो कौन है? जैसे मान लेते हैं मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर चैनल या जो भी प्रोग्राम मिडिल इनकम ग्रुप के लोग ज्यादा देख रहे हैं, उस प्रोग्राम पे वो अपना ऐड रखेंगे, जिससे कि उनका ऐड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एडवर्टाइजर्स के लिए ये एक अच्छा बेसिकली रिकॉर्ड होता है, राइट, जिसको देखते हुए जो है वो डिसाइड करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं कि किस चैनल पर इनका ऐड जो होगा वो ज्यादा इनको बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, राइट। तो ऐसी चीज है। आगे की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इसको BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, तो BARC याद रखना, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसके द्वारा ये रिकॉर्ड किया जाता है। और BARC बारोमीटर्स का उपयोग करती है, ये टेलीविजन के ऊपर इंस्टॉल करती है सिलेक्टेड हाउस होल्ड में। अब याद रखना, हर एक टीवी में ये मीटर नहीं लगा होता है, बारोमीटर हर एक टीवी में नहीं होता है, कुछ चुनिंदा टीवी पर ही ये मीटर लगाया जाता है, जो कि डिसाइड करती है एक एजेंसी, एक कंपनी, जिसको BARC ने ऑथराइजेशन दिया हुआ है। और बताया गया कि अभी तक BARC ने 44,000 के आसपास घरों में ये मीटर जो है वो लगाया हुआ है, और 44,000 जो घर हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के, सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज के, राइट। और इन्हीं 44,000 में से डिसाइड किया जाता है कि किनकी टीआरपी जो होगी चैनल की कितनी होगी। यहां पर पूरे इंडिया को मतलब एनालाइज नहीं किया जाता, यानी कि पूरे इंडिया की जितनी भी टीवी हैं, तो उन सभी टीवियों में ये मीटर नहीं लगाए, सिर्फ चुनिंदा में लगाए, और चुनिंदा टीवी की ही डेटा के ऊपर आधारित ये रिपोर्ट तैयार होती है टीआरपी की, राइट। तो और ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10 में से 2 बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, राइट, अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 100 में से 20 बच्चे जो है वो अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो कुल मिलाकर किसकी बात कर रहा हूं मैं? 20% की बात कर रहा हूं कि 20% बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर 10 में से 2 बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबल 100 में से 20 बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, 1000 में से 200 बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, राइट। तो ये कुल मिलाकर इस प्रकार का डेटा तैयार होता है कि एक छोटे से डेटा को देखते हुए एक बड़े डेटा का अनुमान लगाया जाता है। तो 44,000 टीवी जो है उसमें कौन से चैनल चल रहे हैं, 44,000 घरों के अंदर टीवी में किस प्रकार के चैनल को मतलब देखा जा रहा है ज्यादा समय तक, तो उसके ऊपर आधारित ये टीआरपी बनती है। और इन टीआरपी पर यही देखा जाता है कि ऑल ओवर इंडिया भी ऑन एन एवरेज इसी प्रकार से जो लोग हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो भी ऐसे ही चैनल्स को पसंद करते होंगे, राइट। जैसे कि देखो क्या होता है, आप लोग खुद ही जानते हो गाइस कि कोई भी अगर शो अच्छा है तो वो बहुत सारे लोगों को अच्छा ही लगेगा। कपिल शर्मा है तो वो फैमिली शो हम लोग को देखने को मिलता है, काफी सारे लोगों को अच्छा लगता है। केबीसी है, केबीसी की टीआरपी कितनी जाती है, क्योंकि काफी सारे लोग उसको देखते हैं नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी, और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो अगर 10 में से 8 लोग अगर केबीसी को देख रहे हैं, तो हम ये तो मोटे मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं ना कि 50% से जनता तो ऑल ओवर इंडिया की देखेगी, क्योंकि 10 में से 8 पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं इस प्रकार की, ठीक है। तो इसमें आप 44,000 से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, और ये मत दिमाग में लाना कि अरे यार ये तो बहुत कम लोग जो है वो देख रहे हैं, इससे कैसे एक अच्छा डेटा जो है वो निकल के आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। और ये तो बात हो रही है टेलीविजन शोज वगैरह की, और शोज जो होते हैं इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, तो अगर कोई चीज अच्छी है तो वो मैक्सिमम लोगों को अच्छी लगेगी। मैक्सिमम, सभी लोग की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि काफी सारे लोगों की चॉइसेस अपनी अपनी अलग होती हैं, बट मैक्सिमम लोगों की चॉइस जो है वो फैमिलियर होती है, राइट। इस प्रकार की चीज, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब वीडियो जब आते हैं ना टेलीविजन के ऊपर, तो उन वीडियो में एक ऑडियो वाटरमार्क भी होता है।
और ये जो ऑडियो वाटरमार्क होता है ना, ये हमें सुनाई नहीं देगा, राइट। तो इसमें कुछ ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जो कि सिर्फ एक सिलेक्टेड मीटर को ही सुनाई देती है, राइट। सिलेक्टेड डिवाइस पे ही आप उसको सुन सकते हो और उसको एक सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू डिकोड कर सकते हो। तो ये इस प्रकार के भी ऑडियो वाटरमार्क भी हम लोग को वीडियो कंटेंट में देखने को मिलते हैं, और ये ब्रॉडकास्ट होने से पहले ये ऑडियो वाटरमार्क जो है वो रिलीज होते हैं, राइट। वाटरमार्क जो है वो ह्यूमन ईयर में ऑडिबल नहीं है, वही चीज मैंने आपको बताई, और इजीली इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है डेडिकेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आधार पर, यानी कि इसका उपयोग करते हुए डेडिकेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। अच्छा, इसके अलावा जो व्यूइंग डिटेल्स जो होती है वो रिकॉर्ड की जाती है बार ओ मीटर्स के ऊपर, और ये वाटरमार्क्स भी जो है वो इस प्रकार से रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये रेटिंग क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो गाइस, ऑडियंस मेजरमेंट डेटा हम लोग को देखने को मिलता है, उसके आधार पर जो रेटिंग्स है वो असाइन कर दी जाती है वेरियस प्रोग्राम्स के लिए टेलीविजन के अंदर, राइट। क्योंकि ऑडियंस जो है वो कितनी देर तक एक चैनल को देख रहे हैं, शो को देख रहे हैं, तो उसके आधार पर ये पूरा डेटा जनरेट हो जाता है। तो ये एक चीज है, राइट। और ये डेटा जो है उसका उपयोग कौन लोग करते हैं, तो उसका उपयोग एडवर्टीजमेंट एजेंसी करती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है। इसके अलावा उसका उपयोग खुद ब खुद टेलीविजन भी करता है। अगर टेलीविजन को लगता है कि हाँ यार उसका शो जो है वो बेकार जा रहा है, तो वो कोशिश करते हैं अपने कास्ट क्रू को चेंज करने की, उसको अच्छा बनाने के लिए थीम चेंज करते हैं, बट फिर भी अच्छा नहीं आ रहा तो शो बंद कर देते हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी होती है, यानी कि एक जो टेलीविजन जो शो होता है, प्रोग्राम जो होता है, वो अपने आप को एनालाइज करने के लिए भी इस रेटिंग को देखता है, पता लगाता है कि यार उसका शो कितना पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, नहीं किया जा रहा तो इंप्रूवमेंट करते हैं, और कंसिस्टेंटली नहीं किया जाता तो बंद कर दिया जाता है। और इनकरेक्ट रेटिंग जो होती है गाइस, तो इसके चलते हम लोग को ये देखने को मिलता है, यानी कि अगर टीआरपी के साथ अगर छेड़खानी कर दी जाए तो इसमें नुकसान क्या होता है, जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं जिनका पोटेंशियल है कि ज्यादा व्यूअर्स उनको देख सकते हैं, राइट, यानी कि पसंद कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम बैकग्राउंड में चले जाते हैं, और खराब प्रोग्राम जो है उनकी टीआरपी हाई रहती है, और वही प्रोग्राम जो है वो चलते रहते हैं, राइट। यानी कि जिन प्रोग्राम को पब्लिक पसंद नहीं भी कर रही है, तो वो भी प्रोग्राम जो है वो ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। और इससे नुकसान जो होता है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी का होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो है वो तो अपना पैसा लगाती है हायर टीआरपी के ऊपर, हायर टीआरपी शो या टीआरपी चैनल के ऊपर, राइट। बट धांधली अगर हो जाएगी टीआरपी के साथ, तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी का पैसा जो है वो गलत जगह जाएगा, और उस एडवर्टीजमेंट एजेंसी को अपने कस्टमर भी नहीं मिलेंगे जिस प्रकार से वो चाह रही थी, राइट। तो ऐसी चीज होती है। और टीआरपी मेन करेंसी होती है एडवर्टाइजर की, वही मैंने भी आपको बताया। तो ये डिसाइड करते हैं कि इसी के ऊपर बेस्ड, कि कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड ये डिसाइड करते हैं कि इस चैनल को कितना वो पैसा देंगे। जिस चैनल की टीआरपी काफी हाई होती है ना, वो चैनल करोड़ों में जो है वो मतलब उसके पास एडवर्टीजमेंट रखता है। यानी कि जैसे कि आपका कोई टीवी शो है, आपका टीवी शो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप तो ऑब्वियस ही बात है कि आप ऐड उसी के लगाओगे जो आपको ज्यादा पैसा देगा, है ना। तो ये वाली चीज होती है, बिडिंग प्रोसेस पूरी हम लोग को देखने को मिलती है, बोली लगती है, राइट। तो ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पर। और टीआरपी डेटा जो है वो किस प्रकार से इसकी धांधली होती है, किस प्रकार से इसको मैनिपुलेट किया जाता है, तो सिंपल सी चीज है गाइस। इन लोग क्या करते हैं, पहले तो ये फाइंड आउट कर लें कि किस किस घर में वो मीटर लगा हुआ है, उस मीटर के जो मालिक हैं, यानी कि उस घर के जो मालिक हैं जिस घर पे ये टीवी चल रही है, तो उनको पैसा दे दें कि आप हमारे चैनल चलाओ। इसके अलावा ये भी करते हैं लोग, कुछ लोग, कि ये जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो केबल लगाते हैं हमारे घर में, तो केबल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके साथ ये डीलिंग कर लेते हैं। कैसी डीलिंग कर लेते हैं, तो जैसी टीवी ऑन होगी, जैसी सेटअप बॉक्स ऑन होगा, वैसे ही सबसे पहला जो डिफॉल्ट चैनल होना चाहिए वो उस कंपनी का या उस प्रोग्राम का या उस चैनल का होना चाहिए। क्योंकि देखो, जैसी टीवी ऑन होगी, अगर उसमें जैसी चैनल शुरू हो रहा है, यानी कि जो भी चैनल है सामने आ रहा है पहले पेज पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस चैनल का डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है हर एक टीवी में। तो ऐसी चीजें भी, ऐसी हरकत भी जो है वो करके धांधली होती है, देखने को मिलती है। इस प्रकार से मैनिपुलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसकी एक आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए थी। और यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक टीआरपी से रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। देखो, कोई भी टॉपिक रटने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी टॉपिक को आप समझो और लॉजिकली जो है वो उसको देखो, क्योंकि अगर आप समझोगे, लॉजिकली देखोगे, तो आपको जो है वो रटना पड़ेगा ही नहीं किसी भी टॉपिक को। मैक्सिमम 80% न्यूज तो आपको ऐसी देखने को मिलेगी सिविल सर्विसेज के अंदर कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उसी तरीके से आप पढ़ा करो, समझा करो, राइट। इसलिए मैं कोशिश करता हूं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देकर कि आपको एक टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए आपके माइंड में, जिससे कि आप जब दूसरी बार ये रिवाइज करो इसकी पीडीएफ के थ्रू, तो आसानी से जो है वो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए। और एग्जाम में भी कैसे भी स्टेटमेंट घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया है तो भी आप जो है वो सॉल्व कर लो। अब बात कर लेते हैं BARC के बारे में, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, राइट। तो ये एक इंडस्ट्री बॉडी है। ये बॉडी किसकी है? एडवर्टाइजर्स की है, एड एजेंसीज की है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज की है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 में क्रिएट की गई थी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस दी थी टीआरपीस की, टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज की,
इंडिया के अंदर। ये 2014 में हम लोग को देखने को मिली थी और उस 2015 में BARC को जो है वो रजिस्टर कर दिया था, राइट, कि ये टेलीविजन की रेटिंग जो है वो कंडक्ट कर सकती है BARC, और फिर ये BARC टेलीविजन की रेटिंग जो है वो कंडक्ट कर रही है, राइट। इस प्रकार के की रेटिंग हम लोग को सामने देखने को मिली। और हाँ देखो, BARC खुद नहीं करती है, इसने जो है वो जिम्मा सौंपा हुआ है एक दूसरी एजेंसी को जो कि इसके बिहाफ में काम करती है, राइट। तो इसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। बात करें गाइस तो एक पिटीशन फाइल हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। पिटीशन में जो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज राजस्थान के अंदर हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट ये पिटीशन थी। पिटीशन में ये लिखा था कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं मेडिकल और डेंटल के जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफर कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, ये अपने NRI कोटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यानी कि चेंजेस कर रहे हैं अपने NRI कोटा में। NRI कोटे का मतलब क्या है, यानी कि एक कॉलेज के अंदर कुछ चुनिंदा ऐसी सीट्स जो कि रिजर्व की गई हैं सिर्फ NRIs के लिए, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा था कि ये प्राइवेट कॉलेज अपने हिसाब से NRI की सीट्स को कम कर रहे थे। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि इन्होंने पहले बोला कि NRI की सीट्स जो होंगी वो 6 होंगी, 6 सीट्स रिजर्व होंगी NRI की, यानी कि कोटा जो होगा वो NRI कोटा होगा। बट बाद में जाकर इन्होंने 6 सीट से 2 सीट कर दी या 3 सीट कर दी, है ना। तो इन्होंने सीट्स को जो है वो कम कर दिया। तो इसको लेकर जो है वो यहाँ पर इसी प्रैक्टिस को चैलेंज किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटिशनर ने, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जो कि प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज ऑफर करते हैं, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने NRI कोटे को जो है वो खत्म कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। बट उनको पहले प्रायर रीजनेबल नोटिस देना होगा NRI कोटे को निरस्त करने का, राइट। और NRI कोटा सैक्रोसेंट नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स जो है इस कोटे के अंदर ये बिल्कुल भी मतलब चैलेंज नहीं कर सकते कि इनके अधिकार जो है उसको वंचित किया है, यानी कि इनके राइट जो है उनको उनका वायलेशन किया है। ऐसा नहीं किया जा सकता किसी भी कैंडिडेट के द्वारा, क्योंकि NRI का जो कोटा है वो सैक्रोसेंट नहीं है, राइट। यही अगर SC ST कोटा की अगर बात हो रही होती तो फिर माना जाता कि हाँ यार उसका वायलेशन हो रहा है, बट यहां पर NRI कोटे की बात हो रही है। और NRI कोटे के अंदर पूरा का पूरा जो डिस्क्रिशन है, यानी कि पूरी कंप्लीट जो अथॉरिटी है वो कॉलेजेस के पास है कि कॉलेज अपने हिसाब से उस कोटे को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब एनालाइज करें अपन एक मतलब सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें घोटाला हो सकता है। क्या घोटाला, अब आप समझो चीजों को। जैसे आपको पता है इस मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी ये चलती है, हम लोग को देखने को मिलता है डोनेशन वगैरह, सीट जो है वो डोनेशन देकर मिलती है, बहुत होता है अंडर द टेबल, वो तो कहने की बात है। हालांकि हाँ आज की डेट में थोड़ा सा कम हुआ है, बट फिर भी होता है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हम लोग को ये वाली चीजें भी। तो देखो, और पहले तो बहुत हुआ करता था, मतलब आज से अगर मैं बात करूं 5-6 साल पहले की, तो बहुत ज्यादा हुआ करता था यार। मैं खुद जानता हूं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उसमें ये डिस्कशन होता था, और कुछ लोग ऐसे भी इन्वॉल्व थे जो कि ईयरली डीलिंग करते थे इस प्रकार की। तो 50-50 लाख रुपए होती थी, पता है, एक मेडिकल की सीट 50-50 लाख रुपए। सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए MBBS के अंदर 50 लाख, मतलब उस समय मतलब 5-6-7 साल पहले, तो मैं सुनकर होश उड़ जाते थे। और 30-40 लाख तो रुपए तो नॉर्मल ही थे अच्छे कॉलेज के, 30-40 लाख नॉर्मल, कि इतना तो लगेगा। मतलब 30 लाख से शुरू होती थी बिडिंग और वो खत्म होती थी, मैंने एंड जो देखा था कुछ कॉलेज का वो 52 या 53 लाख रुपए की डील जो है वो देखी थी। तो लिटरली मैं तो आपको बिल्कुल जो प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने खुद ऑब्जर्व करी वो आपको सामने बता रहा हूं, राइट। तो इसमें क्या कर सकते थे काफी सारे कॉलेजेस, जैसे इन्होंने NRI का कोटा 6 सीट का रख दिया, ठीक है। अब जनरल की सीट पूरी भर गई, अब इनको जो है वो अंडर द टेबल किसी स्टूडेंट को लेकर आना है, राइट, यानी डोनेशन वगैरह के थ्रू। तो ये क्या कर सकते हैं, NRI की सीट को जो है वो कम करके जनरल की सीट बढ़ा दी, और उस जनरल की सीट पर जो है वो आखिरी में अपनी पसंदीदा कैंडिडेट को जो है वो शामिल कर लिया। तो ऐसे घोटाले भी होने की संभावना है, राइट। बट हालांकि आज की डेट में काफी कम हो गया, क्योंकि मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है वो आज की डेट में काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है, राइट। व्यापम वगैरह की जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिले थे, आपको पता होगा शायद मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम का एक बहुत बड़ा घोटाला चला था, राइट। चलो एनीवेज, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए कि NRI कोटे के ऊपर जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि NRI कोटा सैक्रोसेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे राइट जो है वो पूरी प्रॉपर ऑफर नहीं करता कैंडिडेट्स को, जो कि राइट्स हम लोग को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कोटे में देखने को मिलती है, ठीक है, रिजर्वेशन कोटे में। चलो एनीवेज, आगे की न्यूज पे बात हो रही है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के बारे में। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है ये। अब आप देखो यहां पर, ये आपको गाड़ी में जा रहा है, ये पेड़ ट्रैक्टर के ऊपर आप देख सकते हो, पूरा का पूरा पेड़ जो है वो जा रहा है, राइट, इसको शिफ्ट किया जा रहा है, और यही है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। ये दिल्ली के अंदर
और पूरे इंडिया में पहली बार ऐसी पॉलिसी लाई गई है। दिल्ली कैबिनेट ने इस पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है। यहां पर कहा जा रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होते हैं, उस प्रोजेक्ट में यानी कि उस जो एरिया है वहां पर अगर पेड़ पौधे हैं तो उन पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, साइंटिफिकली उनको जड़ों के साथ जो है वो निकाला जाएगा और उनको शिफ्ट करके दूसरी नई लोकेशन पर लगाया जाएगा। यहां पर सुनिश्चित यह करना है कि जो भी एजेंसी जिसको ये काम सौंपा जाएगा ट्रांसप्लांटेशन का, वो एजेंसी एटलीस्ट 80% पेड़ उस जगह से शिफ्ट करके नई लोकेशन पर प्लांट करें। और यहां पर सिर्फ पेड़ को ही प्लांट नहीं करना है, शिफ्ट नहीं करना है, बल्कि 10 नए पेड़ जो है वो प्लांट किए जाएंगे। यानी कि 10 सैपलिंग्स जो है वो पौधों की लगा दी जाएगी मिट्टी पे, राइट। पेड़ जब शिफ्ट हो ही रहे उसी के साथ आपको सैपलिंग्स भी करनी है। पहले क्या था कि कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर आप पेड़ काट रहे हो, यानी आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है, उस जगह पर पेड़ है और पेड़ काटे जा रहे हैं अगर वहां से उस एरिया से, तो कहीं और किसी दूसरी लोकेशन पर वो प्लांटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अब आप मेरी एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप मेंस में भी उपयोग करेंगे, तो नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। देखो गाइस, यहां पर हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि एक अगर पूरी तरह से ग्रोन ट्री है, यानी कि बड़ा पेड़ एक तरह से जो हम लोग को देखने को मिलता है, आप जानते हैं जब पेड़ बड़ा रहता है तो बड़ा पेड़ जो है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ज्यादा ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, एमिट करता है ना। तो बड़ा पेड़ जो होता है वो काफी सारी चीजों को करने के लिए केपेबल होता है। फिर बड़े पेड़ जो है उसमें से फ्रूट्स वगैरह भी निकल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग को अगर मतलब फ्रूट बियरिंग ट्री अगर हम लोग को देखने को मिल रहा है तो राइट, तो उसमें फ्रूट्स निकलते हैं। अब वहीं अगर आप उसको रिप्लेस करोगे कि पेड़ बड़े पेड़ को काट कर आप कहीं पर बीज लगा दोगे दूसरे पेड़ की, दूसरे पौधे की, तो उसको बड़ा होने में सालों लग जाएगा। और ये जो बड़ा पेड़ जो था वो एनवायरमेंट को इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा था, उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर वो बीज जो है वो काम नहीं करेगी, राइट। उस बीज को जो है वो पेड़ में बनने में बहुत समय लगेगा, बहुत साल लग जाएंगे, राइट। तो उसके यानी कि जो फुली ग्रोन ट्री है और जो न्यूली प्लांटेड सीड्स जो हम लोग को देखने को मिल रही है, नया प्लांट की सैपलिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसके साथ आप रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकते बड़े पेड़ को, क्योंकि बड़े पेड़ का जो एनवायरमेंट को लेकर जो इनपुट हम लोग को देखने को मिलता है, या आप कह सकते हो कि बड़ा पेड़ जो एनवायरमेंट को जो चीज देता है वो छोटा पौधा कभी नहीं दे पाएगा उसको, वो ही सेम चीज देने में सालों लग जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसीज हम लोग को देखने को मिलती थी कि एक पेड़ काट रहे हो आप तो 2 पौधे लगा लो या 4 पौधे लगा लो, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग रहती है। बट ये वाली चीज बहुत बढ़िया है, दिल्ली के अंदर जो शुरू हुई है कि साइंटिफिक तरीके से पेड़ वहां से कटेंगे नहीं, पूरा का पूरा पेड़ जो है वो निकालकर एक नई लोकेशन पर लगा दिया जाएगा। और जो भी एजेंसी ऐसा करेंगी तो जिस भी प्रोजेक्ट जहां पर भी जिस भी एरिया पर वो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है वहां पर 80% पेड़ों को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा उस प्रोजेक्ट लोकेशन से न्यू लोकेशन पे। और एक और चीज यहां पर करनी है, ये तो सिर्फ ट्रांसप्लांट नहीं करना है बल्कि वहां पर एक नई लोकेशन पर आप प्लांट की सैपलिंग्स भी लगाओगे यानी कि नए पौधे भी लगाओगे। ऐसे 10 नए पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। और ये साइंटिफिक तरीके से होगा और इंस्टेड ऑफ फेल्ड यानी कि पेड़ काटने की जगह ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो निकालकर नई लोकेशन पर लगा दिया जाएगा। यहाँ पर एक डेडिकेटेड पैनल जो है वो सरकार गवर्नमेंट एजेंसी की हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि एक अलग से एक ऑफिस होगा, एक विंग होगी जो कि पूरी ट्रैक करेगी, मॉनिटर करेगी कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ट्री ट्रांसप्लांट करने के बाद पेड़ मर तो नहीं गया। और हाँ, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए जो भी एजेंसी इस प्रकार से ट्रांसप्लांटेशन करेगी, क्योंकि देखो ये ट्रांसप्लांट करने वाली एक अलग एजेंसी होगी, तो जिस भी एजेंसी को ये काम सौंपा जाएगा ट्रांसप्लांट करने का, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पेड़ को पहुंचाने का, तो उसको जो पैसा मिलेगा ट्रांसप्लांट करने का वो 1 साल बाद मिलेगा। कैसे? तो देखो आप समझना चीजों को। अब ये कंपनी है, इसने हड़बड़ी में जो है वो पेड़ को निकाला और उसको कहीं और लगाया भी नहीं ठीक से, तो वो पेड़ मर जाएगा। यहां पर सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि एक बॉडी ये ऐसी सेटअप करने वाली है, इस बॉडी के तहत ये फोकस करेगी कि जहां से ये पेड़ निकालकर दूसरी नई लोकेशन लगाया जाएगा, तो वो अथॉरिटीज उस नई लोकेशन पर जाएंगे, पेड़ों को देखेंगे और देखने के बाद मतलब उनको पता लग जाएगा कि 1 साल के बाद ये आकर चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और 1 साल के बाद जब ये आएंगे और देखेंगे कि हाँ यार पेड़ मस्त है वहां पर और अच्छे से ग्रो कर रहा है, पेड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो फिर वो एजेंसी को पैसा दे देंगे। और अगर वहां पर एजेंसी ने अगर पेड़ को शिफ्ट किया है और वो पेड़ मर गया तो एजेंसी के पैसे कटेंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज है यार, मतलब ये बेहतरीन चीज कर रही है दिल्ली सरकार। मुझे तो काफी पसंद आया ये वाला इनिशिएटिव। आपको कैसा लगा, आपका ओपिनियन लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और सरकार जो है इस लोकल कमेटी भी बनाएगी। इस लोकल कमेटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिटीजन भी इंक्लूडेड रहेंगे। ये लोकल कमेटी क्या करने वाली है, मॉनिटर करेगी, सर्टिफाई करेगी, चेक करेगी कि ट्री के ट्रांसप्लांटेशन की एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से हुई कि नहीं हुई।
यहां पर सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस जिस क्षेत्र से ये पेड़ निकाला जा रहा है और जिस नए क्षेत्र पे लगाया जा रहा है, उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनको इन्वॉल्व कर लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, या फिर पेड़ लगने से पहले ही उनको बता दिया जाए कि यहाँ पर ये पेड़ लगाया जा रहा है, आप बता देना कि ये पेड़ अथॉरिटीज ने, एजेंसी ने सही तरीके से लगाया कि नहीं लगाया। तो सिटीजन जो है, जो आसपास घूमते रहते हैं, तो वो बेसिकली निगरानी रखेंगे, तो हमारे सिटीजन जो है वो मॉनिटरिंग का काम करेंगे, कैमरास का काम करेंगे, आप ये सोच सकते हो। अच्छा, और एक डेडिकेटेड एक और अलग ऑफिस जो है वो सेटअप किया जाएगा, इसका भी काम यही होगा कि मॉनिटर करना कि पूरी एक्टिविटी को, और इसमें भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिटीजन्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो यही है ये पूरी ओवरऑल चीज, इसके बारे में एक आपको जनरल जानकारी, आइडिया होना चाहिए। बात हो रही है डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स के बारे में। तो कौन लोग होते हैं ये डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स? बहुत ही इजी तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो गाइस, आपको पता होगा कि एनआरसी की प्रोसेस हम लोग को आसाम में देखने को मिली थी, नेशनल रजिस्टर सिटीजन की प्रोसेस। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। उस एनआरसी की प्रोसेस में क्या चल रहा था आसाम के अंदर, वहां पर रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा था। ये बेसिकली लोगों को, यानी कि वहां के जो सिटीजन जो आसाम में रह रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा था कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वो ये प्रूफ करें कि वो इंडियन नेशनल है कि नहीं है। ये पूरी प्रोसेस जो थी ना, वो फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए थी कि कौन कौन लोग इलीगल तरीके से आसाम के अंदर रह रहे हैं, बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी वैलिड सिटीजनशिप प्रूफ के। मतलब कुल मिलाकर जो भी लोग इंडियन सिटीजन नहीं थे और वो इलीगल तरीके से आसाम के अंदर रह रहे थे, तो उनको आइडेंटिफाई करके दोबारा से उनको अपनी कंट्री में डिपोर्ट करने की ये पूरी एनआरसी की प्रोसेस थी। अब ये जब प्रोसेस कंप्लीट हुई तो इसने एक लिस्ट निकाली। उस लिस्ट के अंदर काफी सारे तमाम लोगों का नाम था जो लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ नहीं कर पाए कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, राइट। और अब यहां तक पिक्चर खत्म नहीं होती है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग है, वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती है, ये देखती है कि कौन व्यक्ति जो है वो अपना प्रूफ जो है वो सामने नहीं रख पा रहा है कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। जैसे कि मुझसे कोई बोले कि आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं हो, तो मैं निकालूंगा अपना ड्राइविंग लाइसेंस, मैं आधार कार्ड निकालूंगा, पैन कार्ड निकालूंगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाल के प्रूफ कर दूंगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, राइट। ऐसे ही काफी सारे लोग ऐसे पकड़ाए गए, जो आसाम की पुलिस बॉर्डर विंग जो थी, उन्होंने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, पकड़ा, जो लोग अपना ऐसा प्रूफ नहीं दे पाए जिसके थ्रू ये सुनिश्चित हो जाए कि वो इंडियन सिटीजन है। तो वो इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं दे पाए, तो इनको जो है वो पकड़कर रखा गया, सेल में जो है वो बंद किया। और उसके बाद इनकी पेशी हुई कहां पर? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पे। एक प्रकार की अदालत होती है जिसको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल हम लोग बोलते हैं। इस अदालत के अंदर कौन से मामले लड़े जाते हैं या देखे जाते हैं? तो इस अदालत के अंदर जो भी ऐसे मामले होते हैं जो कि फॉरेनर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जहां पर क्वेश्चन आता है कि सामने वाला व्यक्ति फॉरेनर है कि नहीं है, तो ऐसे मामले यहां पर सुने जाते हैं। जैसे कि बॉर्डर पुलिस जो है आसाम की, इसने कुछ लोगों को पकड़ा, आइडेंटिफाई किया, राइट। जो लोग बॉर्डर पुलिस के सामने अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं रख पा रहे थे, फिर बॉर्डर पुलिस ने इनको पकड़कर सेल पे बंद कर दिया, यानी कि जेल, आपके थाने आप बोल सकते हो, थाने में बंद किया। फिर इनको कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट के सामने ये फिर साबित कर सकते हैं कि ये मतलब इंडियन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन नहीं है। इनके पास बेसिकली जिन भी लोगों को पकड़ा जाता है ना, मतलब जिनको कहा जाता है कि ये फॉरेन सिटीजन है, इनके ऊपर आरोप है कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, तो ऐसे लोग भी जो है वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाकर अप्रोच करके, अपील करके जो है वो अपने आप को मतलब साबित कर सकते हैं कि वो इंडियन सिटीजन ही है, वो फॉरेनर सिटीजन नहीं है। अच्छा, और जिस भी व्यक्ति को फॉरेनर घोषित कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग डिक्लेयर्ड फॉरेनर कहते हैं। यानी कि अदालत के अंदर भी वो व्यक्ति साबित नहीं कर पाया कि वो इंडियन सिटीजन है, तब फिर उसको डिक्लेयर्ड फॉरेनर का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। तो होपफुली आपको डिक्लेयर्ड फॉरेनर क्या होता है ये चीज तो क्लियरिटी हो गई होगी। और ये जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो 1964 में सरकार लेकर आई थी एक ऑर्डर, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर। इसी के तहत ये अदालत जो है वो सेटअप की गई। इस अदालत के अंदर आपको एडवोकेट्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी उम्र 35 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और उनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपको मतलब आसाम जुडिशियल सर्विस के रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, या फिर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आपको देखने को मिल जाएंगे आसाम के, जिनकी रैंक सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी से कम की नहीं होनी चाहिए, और उनके पास क्वाजी जुडिशियल का बेसिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन्होंने क्वाजी जुडिशियल काम किया हुआ है ऑलरेडी पास्ट में अपनी सर्विस में, राइट। तो ऐसे लोगों को जो है वो यहाँ पर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में रखा जाता है। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो होती है वो फिर डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति जो है वो इंडियन सिटीजन है, कौन फॉरेनर है, ठीक है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल नाम से हालांकि इसकी समझ में आ रहा है। तो ये इस प्रकार की अदालत हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, कौन सेटअप कर सकता है ट्राइब्यूनल्स इस प्रकार के? तो गाइस, आने वाले समय में आप सेटअप कर सकते हो। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आने वाले समय में आप कलेक्टर बन जाओगे, मैजिस्ट्रेट बन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो आप जो है वो डिसाइड कर सकते हो
कि कहां कहां पर ये सेटअप किया जाएगा ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया था फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को और पावर दी थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कि वो अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार के ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप कर सकते हैं, जो कि डिसाइड करेगी कौन व्यक्ति इलीगली इंडिया में रह रहा है और वो फॉरेनर है कि नहीं है। राइट, तो ये वाली चीज है। इसके अलावा इससे पहले सिर्फ सेंटर के पास ये पावर थी इस प्रकार की अदालत जो है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो है उसको सेटअप करने की। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में कौन जा सकता है, अप्रोच कर सकता है, तो सभी लोग आज की डेट में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अप्रोच कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाने का अधिकार जो था, केस दायर करने का अधिकार जो था, सिर्फ अधिकारियों को था, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को था। राइट, बट आज की डेट में कोई भी व्यक्ति फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाकर मामला जो है वो अपना रख सकता है और सुनवाई जो है वो करवा सकता है अपनी, यानी कि अपने आप को जो है वो मतलब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अप्रोच करते हुए अपने आप को जो है वो मतलब निर्दोष जो है वो घोषित करवा सकता है, यानी कि वेरियस सबूत वगैरह एविडेंस वगैरह जो है वो सामने रखते हुए अदालत के। राइट, तो ये था पूरा पूरा टॉपिक। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से रिलेटेड भी हमने देखा और डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स क्या होते हैं उनके बारे में भी अपन ने जाना। बट ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, तो मतलब सिर्फ एक जानकारी के लिए आप सुनो। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसने कहा है कि जिन भी लोगों को जेल में बंद किया है, जिन भी फॉरेनर्स मतलब डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को जेल में बंद किया है, उनको जेल से निकाला जाए और उनको जेल के बाहर मतलब पास में ही जेल के एक अलग डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। आप उनको जेल में नहीं रख सकते क्योंकि वो अपराधी नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया, चोरी नहीं करी, कोई भी ऐसा उन्होंने क्राइम नहीं किया। वो तो रेफ्यूजी हैं, वो इंडिया में रह रहे हैं। राइट, बट वो गुनेगार नहीं है। और जेल में किनको रखा जाता है, जो गुनेगार होते हैं। ये लोग गुनेगार नहीं है, इनको जेल में नहीं रखा जाए क्योंकि अगर इनको जेल में रखा जा रहा है तो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। राइट, और उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट है ये। राइट, तो इसलिए यहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम से कहा है कि भैया जल्दी जल्दी असम सरकार से कि जल्दी जल्दी आप बताइए कि आपने क्या क्या चीजें, क्या क्या व्यवस्थाएं करी हैं डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स के लिए कि उनको कहां पर रखना है और किस परिस्थिति में, किस स्थिति में उनको आपको रखना है, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल्स नहीं जिस कि उनको जेल में रखा जाए। राइट, वो लोग तो सिर्फ यहां पर रह रहे रेफ्यूजी हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, क्राइम नहीं किया। क्राइम किया होता तो अलग बात होती, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया तो उनको जेल में ना डाला जाए। तो इसी चीज को लेकर ये टॉपिक था। इवन हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर असम की जेल के आसपास या जेल के प्रेमाइसेस पे अगर उनके पास कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है अलग से डिटेंशन सेंटर को सेटअप करने की, तो वो किराए पे भी ले सकते हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े तो देखिए गाइस, पब्लिक प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई नहीं की जा सकती है, यानी कि पब्लिक प्लेस जो है उसके ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और कब्जा किस चीज के लिए? कब्जा प्रोटेस्ट करने के लिए। जैसा आपने देखा होगा काफी सारे लोग जो है वो सड़कों पे बैठ जाते हैं, रैली वगैरह निकाल लेते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहां पर यह चीज कही है कि आप इस प्रकार से पब्लिक प्लेस जो है उसका उपयोग नहीं कर सकते हो प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको प्रोटेस्ट करना है, एक स्पेसिफिक स्पेस पे प्रोटेस्ट करो जिससे कि आम जनता को प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखो अभी हुआ था मार्च के समय पे हम लोग को देखने को मिला था शाहीन बाग का जो इंसिडेंस था, जिसके बारे में आपको पता होगा। 23 मार्च के आसपास हम लोग को देखने को मिला था। यहां पर काफी सारे लोग आकर बैठ गए थे सड़कों पे दिल्ली की और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। सिटीजनशिप लॉ के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिला था। फिर वहां पर दिल्ली आई थी, दिल्ली ने ये जो लोग थे उनको भगाया था, लाठी चार्ज वगैरह भी हम लोग को देखने को मिला था। और वो इसलिए भगाया था क्योंकि कोरोना वायरस का इशू चल रहा था और इस प्रकार से सोशल गैदरिंग जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। तो दिल्ली पुलिस ने यहां पर आकर भगाया था। और ये जो प्रोटेस्ट जो चला था वो 100 दिन से ज्यादा की पीरियड के लिए चला था। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करना लोगों के अधिकार में है। बट प्रॉब्लम इज कि वो जो डेली डे टू डे जो रूटीन होता है लोगों का, उसको वो डैमेज ना करें, उनको परेशान ना करें। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर रोड पे लोग बैठ जाएंगे प्रोटेस्ट करने, आप किसी को अपने ऑफिस जाना है और रोड एक ही है ऑफिस जाने का, तो सामने वाले व्यक्ति को तो परेशानी हो जाएगी ना। तो कहा है कि अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो वो अलग से प्रोटेस्ट कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहां पर किसी को प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उस पर कब्जा करके प्रोटेस्ट नहीं करना है, यानी कि उस पर आपको कब्जा नहीं करना है इंडेफिनेट पीरियड के लिए। आप रह सकते हो वहां पे, खड़े रहो, रैली चला लो, आप चल लो, पदयात्रा कर लो, बट इस प्रकार से ब्लॉक मत करो चीजों को। तो ये चीज जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ भाई, आपके पास अधिकार है, सभी के पास अधिकार होता है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करने का किसी भी कानून के अगेंस्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लोगों का अधिकार होता है। डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स रूल हम लोग को देखने को मिलती है कि लोग जो है उनके पास पावर होती है। अल्टीमेट पावर किसके पास है हमारी कंट्री में, या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में अल्टीमेट पावर किसके पास होती है? लोगों के पास होती है, पीपल के पास होती है। राइट, तो क्योंकि पीपल ही तो वोटिंग देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, है ना। तो यहां पर यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी है वो
ठीक है कि प्रोटेस्ट जो होना चाहिए डेमोक्रेसी पे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप प्रोटेस्ट के नाम पर जो है वो कुछ तो भी करो। तो फंडामेंटल राइट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फंडामेंटल राइट के नाम पर आप मनमानी नहीं कर सकते, जैसे कि राइट टू स्पीच, ये हम लोग को फंडामेंटल राइट देखने को मिलती है ना। अब राइट टू स्पीच पे कोई भी व्यक्ति जो है वो मतलब उसको अगर बोलने का अधिकार है, उसको अपनी आवाज उठाने का, आवाज रखने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का उसको अधिकार है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोले, भारत के बारे में गलत बोले, गाली बके, तो ये सब उसको अधिकार नहीं है। तो हर एक चीज जो आती है, हर एक फंडामेंटल राइट जो मिलती है लोगों को, उसके पीछे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट। जैसे कि राइट टू लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, बट अगर कोई व्यक्ति अगर जेनोसाइड करता है, यानी कि टेररिस्ट है अगर कोई व्यक्ति, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, तो उसके ऊपर राइट टू लाइफ तो अप्लाई नहीं होगा ना, उसको तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि सजा मिलेगी, सजा मौत, राइट। और अगर कानून के थ्रू सजा मिल रही है तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, एक प्रकार की कानून ने सजा दी है। तो ऐसी चीज है कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू असेंबली फंडामेंटल राइट है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, असेंबल हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो दूसरों को परेशान करो। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो यही चीज यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, तो आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिसेंट और डेमोक्रेसी ये हैंड इन हैंड चलते हैं, बट प्रोटेस्ट जो होना चाहिए वो एक डेजिग्नेटेड एरिया पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी प्रोटेस्ट करने लगो। तो ये चीज बताई गई। और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस की बात हुई, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1A और आर्टिकल 19 क्लॉज 1B, इसके अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि सभी लोगों को जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी मनमानी चलाएं, है ना। तो यही चीज जो मैंने भी आपको बताया था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है उसके लिए हमारे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, पुलिस एक्ट 1861, तो इसके अंदर भी काफी सारे यानी कि मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है कि पुलिस जो है वो अब बल का उपयोग कर सकती है अगर लोग बाग जो है वो मतलब पीसफुली अगर नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। अब देखो, अगर लोग बाग प्रोटेस्ट के नाम पर अगर पत्थर उठा के मारने लगे, राइट, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने लगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी जो पुलिस है वो सामने आएगी, हमारा जो पुलिस फोर्स है वो सामने आएगा और ऐसे लोगों को रोकेगा, राइट। और रोकने के लिए लाठीचार्ज भी हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल ये सीआरपीसी आईपीसी में मेंशन है ही, राइट, लीगली। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में पता होनी चाहिए कि लीगल प्रोविजन भी इससे रिलेटेड है। जैसे कि कल को आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आपके सामने जनता प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप शांत जब तक रहोगे जब तक उनका प्रोटेस्ट जो होगा वो पीसफुली रहेगा। बट जैसे ही वो भड़काऊ हो जाते हैं, वो पत्थर उठा के मारने लगते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने लगते हैं, आपके जो सिपाही हैं जो सामने खड़े हुए रोक रहे हैं उनको मारने लगते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको तो अपने सिपाहियों को बचाना है और पब्लिक प्रॉपर्टी का लोग डैमेज ना करे उस पर भी आपको काम करना है। तो आप तो तुरंत लाठीचार्ज जो है वो डिक्लेयर कर दोगे, है ना। तो इस प्रकार की चीज यहां पर बताई गई है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें तो गाइस बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। ये यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम करता है कि पूरे दुनिया भर में भूख जो है वो खत्म हो, यानी कि लोगों को खाने के लिए परेशान ना होना पड़े। तो इस पर इसका मेन फोकस रहता है और शांति के लिए स्थितियों में सुधार करने के जो इसके प्रयास हैं, जो एफर्ट्स हैं, उसको लेकर इसको नोबेल प्राइज जो है, नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिला है। एंड इसके कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो 97 मिलियन जो लोग हैं 88 कंट्रीज के, हर साल इनको ये हेल्प करती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन की। और ये बेसिकली हंगर की प्रॉब्लम को खत्म करने पर ये फोकस करती है कि कहीं पर भी दंगे हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उस दौरान जो आम जनता है उनको भूख से जो है वो मरना ना पड़े, यानी कि भूख की प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े, तो उसके लिए वो वेरियस अरेंजमेंट्स करती है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सर्विस भी ये चलाती है। लॉजिस्टिक सर्विस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वाली आप कह सकते हो, ठीक है। लॉजिस्टिक सर्विस ये चलाती है जिसके तहत इसने मेडिकल कार्गो जो है वो डिस्पैच किए हैं 120 से ज्यादा कंट्रीज पे, यानी कि इस कोरोना वायरस के समय पे, कोविड के समय पे यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी सरकार को मदद करने के लिए, अलग अलग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए इन्होंने मेडिकोज जो है यानी कि मेडिकल कार्गोज जिसको आप कह सकते हो, तो वो यहाँ पर डिस्पैच किए हैं इन्होंने। इसके अलावा इसने पैसेंजर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई ह्यूमैनिटेरियन और हेल्थ वर्कर्स के लिए, राइट, यानी कि कुछ लोग जो फंसे हुए थे, एक तो माइग्रेंट लेबर्स वगैरह आप कह सकते हो, फंसे हुए थे, तो उनको उनके घर तक पहुंचाने का भी इसने काम किया। काफी सारे हेल्थ वर्कर्स को उन्होंने ऐसी ऐसी लोकेशंस पर पहुंचाए जहां पर व्यवस्था नहीं थी जाने की और जहां पर लोगों को हेल्थ केयर वर्कर्स की आवश्यकता थी, राइट। तो इस प्रकार की भी पैसेंजर सर्विस जो है वो उसने ऑफर करी।
इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पर। और पूरे दुनिया भर में किस प्रकार की चुनौतियां हम लोग को देखने को मिलती हैं, हंगर की, भूख की। तो गाइस हर 9 में से एक व्यक्ति रात में खाली पेट सो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आप मेंस में जरूर उपयोग कीजिएगा। हर 9 में से एक व्यक्ति खाली पेट सो रहा है, ये स्थिति है। और आप कभी भी किसी से भी बात करो ना, तो ऐसे स्टेटमेंट का लगातार उपयोग किया करो। इससे आपकी इंटेलिजेंस जो है वो सामने नजर आती, खुलकर निकल के आती है। और इंटेलिजेंस के साथ साथ जब भी आप कुछ बात करो, अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में बात कर रहे हो, तो जैसे कि आपने खाना खाते खाते भूख के बारे में बात कर ली, कि आपको पता है कि हर 9 में से एक व्यक्ति जो है वो उसको सही से भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हमें खाने की कदर करनी चाहिए। तो ये एक अच्छी आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगा और साथ ही साथ आपके मेंस आंसर राइटिंग का रिवीजन भी करवाएगा आपकी डे टू डे लाइफ में। तो ऐसी हैबिट डालो, राइट। अच्छा, इसके अलावा इसने एक एस्टिमेट भी निकाला है कि एक साल के अंदर 265 मिलियन लोग जो हैं वो भूख में हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि उनको खाना भी नसीब नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करेंगे तो फूड असिस्टेंस ब्रांच ये है यूनाइटेड नेशन की, और दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर और को एड्रेस करती है, यानी हंगर की प्रॉब्लम जो है उसको फिनिश करने का काम करती है, रिजॉल्व करने का काम करती है। और ये फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है कि सभी को बरकरार खाना जो है वो मिलना चाहिए, पेट भर खाना मिलना चाहिए। एटलीस्ट सामने वाला व्यक्ति जब रात में सोए तो खाकर सोए। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। इसका मेन फोकस यही है, हंगर और माल न्यूट्रिशन को खत्म करना। अल्टीमेट गोल इसका यही है कि खाने की नीड ही खत्म हो जाए, यानी कि खाना इतना पर्याप्त हो पूरे दुनिया भर में, सभी लोगों को खाने का एक्सेस मिले, जिससे कि लोगों को जरूरत ही नहीं पड़े खाना ढूंढने की, राइट। तो खाने की नीड को ही खत्म करने पर ये मेनली फोकस करती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है, मेन गोल इसका यही हम लोग को देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप की ये मेंबर है और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी एक पार्ट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये ना ही सिर्फ खाना ऑफर करती है, यानी कि इसका फोकस ना ही सिर्फ हंगर को खत्म करने का होता है, और भी काफी सारे इसके फोकस होते हैं। जैसे कि अभी अपन ने माल न्यूट्रिशन की बात करी कि कुपोषण की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, तो ये यानी कि सभी को न्यूट्रिएंट रिच फूड जो है वो मिले। यानी कि हंगर अगर खत्म करना है लोगों की, तो ये भी सुनिश्चित करना कि जो उनको खाना मिल रहा है वो न्यूट्रिएंट रिच मिले, जिससे कि उनकी बॉडी में मतलब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो, राइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। तो इस पर भी इसका फोकस होता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम की है तो उनकी मृत्यु ना हो, राइट, कम से कम उनकी मृत्यु हो और ना के बराबर हो, इस पर ये फोकस करती है। और मैटरनल हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो, यानी कि जो भी माताएं बच्चों को जन्म देती हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो, इस पर इसका फोकस होता है। ये डिजीज जो होती है HIV और एड्स जैसी और भी कई अन्य प्रकार की डिजीज, तो उसको भी खत्म करने को लेकर ये फोकस करती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सिर्फ हंगर एलिमिनेशन से रिलेटेड नहीं है, इसके और भी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। अच्छा, वर्ल्ड हंगर मैप की बात करें तो अली बाबा, आपको पता होगा, एक कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है चाइना की, और इसका एक क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म हम लोग को देखने को मिलता है जिसको अली बाबा क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ये क्लाउड क्या है? तो गाइस देखो, आपने पेड कोर्स परचेज किया होगा अपना, यानी करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा का। अगर आप पेड पैकेज में होंगे तो आपको पता होगा कि आपको जो पीडीएफ दी जाती है वो कहां पे दी जाती है, वो क्लाउड के थ्रू आपको पीडीएफ दी जाती है। यानी कि आप उस पीडीएफ को कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने जीमेल पे लॉगिन करना है और आप गूगल ड्राइव के थ्रू वो पूरी फाइल्स ले लोगे। और गूगल ड्राइव क्या है? एक क्लाउड सर्विस है। आप उसको कहीं, कोई भी फाइल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड क्लाउड, राइट। जैसे कि एप्पल की हम लोग को क्लाउड देखने को मिलता है, एप्पल का क्लाउड तो नाम से ही है, वो तो एप्पल क्लाउड, राइट। जैसे कि वन ड्राइव हम लोग को देखने को मिलती है माइक्रोसॉफ्ट की, वैसे ही गूगल का जो है वो गूगल ड्राइव है। तो ये क्लाउड सर्विस है। क्लाउड सर्विस को आप कहीं से भी उपयोग कर सकते हो। आप अपनी पर्सनल फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हो क्लाउड में, यानी कि ये इनका सर्वर होता है, डेटा सर्वर। तो वहां पर आप अपने पूरी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हो, और जहां से भी चाहो आप, किसी भी लोकेशन से आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ आपको लॉग इन करना है ना। तो अली बाबा का भी एक क्लाउड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप डेवलप कर रहा है। इसके तहत पूरे दुनिया भर में जहां पर भी हंगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, तो उसको ये मार्क कर देगा। और जहां पर भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के असिस्टेंस चल रहा है, या फिर इसका असिस्टेंस प्रोग्राम जहां पर भी चल रहा है, तो उस एरिया पर किस प्रकार की प्रोग्रेस हो रही है, किन किन लोगों को डिलीवर हो रहे हैं फूड्स, राइट। तो वो पूरी चीज ट्रैक करने को लेकर ये मैप हम लोग को देखने को मिलने वाला है, राइट। और इनका मेन फोकस यही है कि 2030 तक हंगर जो है वो फिनिश करना है। और हंगर फिनिश करने को लेकर टारगेट भी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सेम है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट सेम ही है हंगर को लेकर, कि 2030 तक हंगर को एलिमिनेट करना है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक।
जिसको डिटेल में देखा अपन ने पूरा। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 2019 में कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिस्कवरी हुई है उसको लेकर ये टॉपिक है, राइट। दोनों ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों ने ही एनिमल डिस्कवरी और प्लांट डिस्कवरी जो है, जो कि इन्होंने 2007 से करी थी, तो उसको इन्होंने रिलीज करा है। इसमें 2019 में जो एनिमल डिस्कवरी हुई है तो वो 368 फॉनल स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज 368, जिनमें से 116 स्पीसीज जो है वो इंडिया में पहली बार स्पॉट की गई हैं, देखी गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं। और प्लांट डिस्कवरीज की अगर हम लोग बात करें 2019 में, तो 2019 में 180 नए प्लांट जो है वो देखे गए हैं, जिनमें से 73 प्लांट जो है वो पहली बार इंडिया में नजर आए हैं, देखे गए हैं, राइट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है रॉक ड्वेलिंग गेको, तो ये चिपकली है जो आपको दिखाई दे रही है, ये रॉक ड्वेलिंग गेको हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा नेमास्पिस अननदानी, और यानी कि ये इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि वेस्टर्न घाट पर रहती है चिपकली। इसके अलावा इस मगध की अगर हम लोग बात करें, स्पैरोथेका मगध, ये बेसिकली एक फ्रॉग हम लोग को देखने को मिलता है, गड्ढा करने वाला फ्रॉग होता है, ये गड्ढा करता है जमीन में, राइट। और ये झारखंड का है। इसके अलावा तवांग के अंदर हम लोग को डंग बीटल देखने को मिलता है, इसका ये साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं, ये डंग बीटल का साइंटिफिक नेम है, ये है डंग बीटल, राइट। ये आपको दिखाई दे रही है और यही है, यानी कि ये जो चिपकली आपको दिख रही है ना, तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी है ये, राइट, गैको। अच्छा, इसके अलावा वाइल्ड जिंजर की वैरायटी है, ये वाली वैरायटी वाइल्ड जिंजर की, जिंजर यानी कि अदरक, राइट, तो उसकी एक वैरायटी हम लोग को देखने को मिल रही है, अमोमम नागा मेनिस, राइट। और ये जो अदरक की जो वैरायटी पाई गई, तो ये कहां पे पाई गई, तो ये एक जंगल था कोहिना जू के पीछे, तो उस जंगल से जो ये पाई गई। अब देखो क्वेश्चन कैन कम कि कोहिना जू जो है वो कहां का है, याद रखना नागालैंड, क्योंकि क्या पता आपसे ये स्पीसीज के बारे में ना पूछें, ये जू के बारे में पूछ ले, कोहिना जू कहां है, तो नागालैंड याद रखिएगा। इसके अलावा वाइल्ड फर्न और टेरिस सुबीरियाना, राइट, और ये केरला पे, तमिलनाडु पे और महाराष्ट्र पे पाए जाते हैं। ये है ये वाला, ये पत्ती जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये भी पहली बार जो है वो मिली है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये सब कुछ स्पीसीज के नाम जो थे वो न्यूज में थे। नेक्स्ट न्यूज में बात हो रही है नेशनल बटरफ्लाई के बारे में। तो आप देखो ये 3 तितलियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से किसी एक को हो सकता है चूज कर लिया जाए नेशनल बटरफ्लाई के तौर पर, राइट, राष्ट्रीय तितली के तौर पर। जैसे कि हम लोग को राष्ट्रीय पेड़ देखने को मिलता है, नेशनल ट्री देखने को मिलता है, नेशनल एनिमल देखने को मिलता है, नेशनल बर्ड देखने को मिलती है, वैसे ही नेशनल बटरफ्लाई भी जो है वो हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिले। ये 3 तितलियां हैं, इनके नाम जो है वो कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेजिबल, ऑरेंज ओकलीफ। इन तीनों में से किसी एक जो प्रजाति है तितली की, हो सकता है कि उसको नेशनल बटरफ्लाई का दर्जा मिल जाए। अभी सिटीजन्स ने वोटिंग दी थी, अभी एक वोटिंग कंडक्ट कराई थी सिटीजन्स के बीच में, और सबसे ज्यादा सिटीजन्स ने इन तीनों बटरफ्लाई को वोट्स दिया है। और ये तीनों ही बटरफ्लाई के नाम जो है वो दिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। और ये जो है वो इनमें से किसी एक तितली का नाम चूज करेगी और उनको फिर ये, जैसे कि नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल फ्लावर देखने को मिलता है, तो उनमें से किसी वैसे ही यानी कि नेशनल बटरफ्लाई के तौर पर भी इसी की लिस्ट में ये इन तीनों में से कोई स्पीसीज जो है वो सामने आ जाए, राइट। ये वोटिंग वगैरह जो कंडक्ट कराई थी, ये नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन कंसोर्टियम के द्वारा कराई गई थी, नेशन वाइड वोटिंग थी ये, राइट। और इसमें 50 बटरफ्लाई एक्सपर्ट्स और एंथुजियास्ट हम लोग को देखने को मिले थे, यानी कि इस कंसोर्टियम में, तो इसके द्वारा जो ये कंडक्ट कराई गई थी वोटिंग, इस वोटिंग के आधार पर सिटीजन ने सबसे ज्यादा जो वोट दिए इन तीनों बटरफ्लाईज को दिए हैं। ये 3 बटरफ्लाई की जो फीचर्स है वो काफी यूनिक है। एक तो इसका फीचर ऐसा है कि ये अपने आप को ऐसा बना लेती है या फिर पत्तियों में अपने आप को इस प्रकार से छुपा लेती है कि आप इसको देखकर पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये तितली कौन सी है, पत्ती कौन सी है। ये कैमोफ्लेज इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये बेसिकली प्रीडेटर से बचने के लिए होती है। प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी वगैरह जो होते हैं ना, जो इसको खा लेते हैं, जैसे कि चिड़िया वगैरह हो गई, तो उनसे बचने के लिए होती है ये, ठीक है। इसके अलावा जो किसान वगैरह होते हैं उनकी भी ये तितलियां कुछ मदद करती है, जैसे कि वहां पर पेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, कीड़े वगैरह होते हैं फार्म में, खेत में, तो उन कीड़ों को मारने के लिए ये तितलियों का भी उपयोग करते हैं किसान। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज या फीचर्स इन स्पीसीज की हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक जनरल बस आपको आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। अब गाइस बात हो रही है रिस्क वेटेज के बारे में। तो रिस्क वेट क्या होता है? तो बैंक अपने पास कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रिजर्व करके रखती है, किस चीज के लिए, कि अगर इन फ्यूचर किसी प्रकार का लोन डिफॉल्ट होता है तो बैंक के पास पूंजी रहे, कैपिटल रहे, कि जिससे कि उसकी जो रेगुलर जो ऑपरेशंस है, फंक्शंस है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसको लेकर ये बैंक अपने पास कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रिजर्व करके रखती है। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि
हाउसिंग लोन्स जो है गाइस उस पर रिस्क वेटेज जो है वो घटाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, राइट, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग लोन्स जो है वो हम लोग को देखने को मिल सके, क्योंकि आरबीआई ये टारगेट कर रही है ना, फोकस यही कर रही है, अभी फेस्टिवल का सीजन है, इसी समय पर हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग बाग जो है वो घर खरीदते हैं दिवाली के आसपास, यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो इसी पर्टिकुलर पीरियड में करते हैं, नवरात्रि पे, दिवाली पे, धनतेरस हो गया, है ना, तो यहीं पर ही इसी समय पे लोग एसेट्स वगैरह परचेस करते हैं, तो इसलिए आरबीआई ने ऐसा किया है। अब ऐसे लोन जो है इसमें बताया जा रहा है कि लोन टू वैल्यू रेशियो जो होगा वो 80% या उससे उसके बराबर या उससे कम होगा अगर, तो फिर 35% का रिस्क वेटेज हम लोग को देखने को मिलेगा, और अगर 80% से ज्यादा बट 90% या मतलब 90% के बराबर अगर लोन टू वैल्यू रेशियो अगर होता है तब उस समय 50% का ये रिस्क वेटेज बताया जा रहा है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, रिस्क वेटेज से रिलेटेड। सिंपल सी सिर्फ आप बस डेफिनेशन बस याद रखो कि डेफिनेशन ही जो होती है वो स्टेटमेंट वाइज पूछी जाती है आप लोगों से, और वही चीज जो है वही कंसेप्ट बस आपको क्लियर रखना है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये सक्सेसफुली सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से इसको टेस्ट किया है, और ये मिसाइल जो है गाइस ये डेवलप करी है डीआरडीओ ने। इसकी स्ट्राइक रेंज 100 से 150 किलोमीटर की, यानी कि ये मिसाइल जो है वो 100 से 150 किलोमीटर तक जा सकती है और अटैक कर सकती है, यानी कि 100 से 150 किलोमीटर के टारगेट को। और पहली इंडिजीनियस एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। एयर टू ग्राउंड यानी कि हवा से ग्राउंड में अटैक करने वाली ये मिसाइल जो है वो हवा से जाएगी, यानी कि इस फाइटर प्लेन जो है उससे जाएगी और नीचे जमीन पर अटैक करेगी, तो इसको एयर टू ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंड टू एयर यानी कि ग्राउंड से लॉन्च हो रही है, एयर पे अटैक कर रही है। एयर टू एयर यानी कि हवाई हवा में जो है वो अटैक करती है, तो उसको एयर टू एयर कहते हैं। और ये वाली मिसाइल कौन सी है? एयर टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में रखी गई जो भी चीजें होंगी उसको ये अटैक करेगी, राइट। और ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके बाद ये हम लोग को देखने को मिली है, और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप जानते हैं इसको इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया था। और SEAD के लिए इस मिसाइल को डिजाइन किया गया है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, इसको बेसिकली सप्रेस करने के लिए, यानी कि इसको ब्लास्ट करने के लिए किया गया। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। तो ये क्या कर सकती है, एनिमी के सर्वेलांस रडार जो होते हैं, यानी कि जो रडार लगे नहीं रहते, जिस रडार के थ्रू जो है मतलब पता लग जाता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो एंटर हो रहा है, राइट, यानी कि टेरिटरी के अंदर, तो वो रडार के थ्रू पता लग जाता है। जो भी एनिमी, जो भी हमारे दुश्मन होंगे उनका जो ये रडार होगा, ऐसे जो सिस्टम होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, रडार सिस्टम हो गया, तो उनको ब्लास्ट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन मिसाइल्स का उपयोग किया जाएगा, रुद्रम का, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो दो महिला हैं, इमैनुअल और जेनिफर, इनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर टूल को बनाया था, डेवलप किया था, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। इस टूल के बारे में हालांकि अपन पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर से पूरी चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये टॉपिक कंटिन्यूअसली न्यूज में है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अपन को पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो गाइस, यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो डीएनए जो होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो उनको बेसिकली एडिट करने का ये टूल होता है, डीएनए की एडिटिंग का टूल होता है। ये अभी के लिए सिर्फ इतना जा रहा हूं कि डीएनए जो होते हैं ना, ये देखो ऐसे दिखते हैं डीएनए, ये आप जो डीएनए देख रहे हो ये ऐसे दिखते हैं, इसको एडिट करने का ये टूल होता है। सिंपल सी चीज अभी के लिए जानो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले थ्योरी देख लो आप, ठीक है। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों महिलाओं को ये मतलब नोबेल प्राइज जो है वो मिला है, राइट। इसके अलावा क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, तो ये इसका फुल फॉर्म है क्रिस्पर का, राइट। और ये क्या करता है गाइस, तो ये एक स्पेसिफिक एरिया जो होता है जेनेटिक सीक्वेंस का उसको लोकेट करता है जहां पर प्रॉब्लम होती है, पहले डायग्नोस करते हैं जीन को, ये पूरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये डीएनए, तो इसको पूरा डायग्नोस किया जाता है। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो गाइस देखो क्या होता है, आप अगर जब भी आंसर लिखेंगे ना, तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं ना उसमें आप डीएनए की जगह जीनोम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीनोम, GENOME, जीनोम। जीनोम क्या होता है? सेट ऑफ डीएनए होता है, एक कंप्लीट जो सेट होता है ना उसको अपन जीनोम बोलते हैं। अब ये कंप्लीट सेट का मतलब क्या है? तो देखो गाइस, आप लोग सभी लोग जानते हो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कुछ भी है वो इस डीएनए के अंदर मौजूद होता है, राइट। इस डीएनए के थ्रू ये पता लगा लिया जाता है साइंटिस्ट रिसर्चर के द्वारा कि एक इंडिविजुअल की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी फेस का कलर कैसा है, यानी कि उसकी बॉडी का कलर कैसा है, उसके बालों का कलर कैसा है, उसकी आंखों का कलर कैसा है, इतना ही नहीं उसकी हैबिट्स क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये पूरी चीज जो होती है वो डीएनए के अंदर पता लग जाती है। सर के
बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो भी चीज ह्यूमन के अंदर होती है वो पूरी चीज जो होती है वो यहां पर होती है। तो आप कह सकते हो एक ह्यूमन की पूरा जो रिकॉर्ड है, पूरा जो डेटा है, वो सिर्फ एक जीनोम के अंदर मिल जाता है। एक डीएनए के अंदर नहीं मिलेगा, जीनोम के अंदर मिलेगा, बिकॉज जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। जीनोम को ही पढ़कर, जीनोम को ही स्टडी करके साइंटिस्ट ये पूरी जानकारी जो है वो निकाल लेते हैं ह्यूमन के बारे में, राइट। तो अब ये टूल क्या करता है गाइस, ये जहां पर भी, जैसे कि अब एक साइंटिस्ट रिसर्चर इस जीनोम को रीड कर रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं ये जीनोम को रीड किया जा रहा है। इस जीनोम की, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली डंडी, ये ऊपर वाली, ठीक है, इस डंडी पे कुछ प्रॉब्लम है, मैंने माना, ठीक है, कि साइंटिस्ट रिसर्चर ने ढूंढा कि इस डंडी में कुछ प्रॉब्लम है। और ये जो डंडी है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, मैं मान लेता हूं कि आंख, ठीक है, ये डंडी जो है वो आंख से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, कि उस इंडिविजुअल की आंखें खराब हो गई हैं, ठीक है। अब इन्होंने डायग्नोस किया और उन्होंने देखा कि अच्छा ये जगह जो है वो आंखों के बारे में बता रहा है और ये जगह डैमेज्ड है, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट रिसर्चर क्या करेंगे, ये क्रिस्पर कैस9 टूल से इस जगह को निकालेंगे। देखो, आप देखो, एक साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रही है, वो काट रही है एक सीजर से, ठीक है। तो ये सीजर ही होता है, ये क्रिस्पर कैस9 टूल जो है वो जेनेटिक सीजर ही होता है। तो इसको निकाल के इसको रिपेयर करके वापस लगा दिया, या फिर इसको निकाल कर जो भी दूसरा वर्जन है इसका, यानी कि जो स्ट्रैंड इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए स्ट्रैंड, तो उसको जो है वो लगा दिया, जो भी हेल्दी है। तो खराब पार्ट को निकाला, सही पार्ट को लगा दिया। तो ये एक तरीके से ऐसा होता है कि जैसे कि ऑपरेशन करते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह, तो वैसे ही ये डीएनए का ऑपरेशन है। और डीएनए का ऑपरेशन मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो भी कमियां होती हैं वो पूरी की पूरी यहां पर सही कर दी जाती हैं, राइट, डीएनए को स्टडी करके, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये। तो ये इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था इन्हीं 2 महिलाओं के द्वारा, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको काटा जाता है, काट कर रिप्लेस कर दिया जाता है, या फिर नया लगा दिया जाता है करेक्ट सीक्वेंस में। तो इस तरीके की अप्रोच जो है वो इसमें हम लोग को देखने को मिलती है क्रिस्पर कैस9 टूल के अंदर। और कैस9 जेनेटिक सीजर जो है, इसका उपयोग करके ये जो प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस जो है ना, उसको रिमूव किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको समझना जरूरी है, जो डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं ना, ये एक सिंगल जो लाइन आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर मैं मान लूं कि अगर साइंटिस्ट रिसर्चर इस स्ट्रैंड को सिर्फ हटा दें, तो आप लोग और जानते ही हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप से रिपेयर करती है। जैसे कि अगर अपनी बॉडी में कोई कट लग जाए तो वो कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो कट भर जाता है कि नहीं, बिना कुछ किए वो कट भर जाता है। बॉडी की ये क्षमता होती है कि अपने आप को खुद ब खुद वो रिपेयर करती है। तो अगर ये वाला जो ये स्ट्रैंड जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर साइंटिस्ट इसको निकाल दें और इसको ऐसे ही छोड़ दें खाली, तो ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये जो भरेगा तो वो बिल्कुल ही सही वाला यानी कि अच्छा वाला आएगा, ये कहना गलत है। क्योंकि यहां पर पॉसिबल यही हो सकता है कि जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो थी वही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कंटिन्यू हो जाए, राइट। क्योंकि जो फिलअप हो रहा है तो वो उसी सीक्वेंस में होगा जो प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस में था, वो नए सीक्वेंस में तो होगा नहीं, राइट। यानी कि वो रिफ्रेश नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होने वाला। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? देखो, यहां पर प्रॉब्लम है, ठीक है, इस क्षेत्र पर, इस एरिया पर डीएनए के प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट ने इसको हटाकर निकाल के अलग कर दिया। साइंटिस्ट वेट कर रहे हैं कि ये जो है वो दोबारा से फेल होकर जो है वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी डीएनए के अंदर कि ये जब दोबारा से फिल होगा ना, तो ये भी वो डिफेक्टेड पीस ही फिल होगा, ये सही वाला फिल नहीं होगा, प्रॉब्लम फ्री वाला नहीं होगा, ये अगेन डिफेक्टिव वाला ही आएगा, राइट। इसकी ग्रोथ जो होगी वो डिफेक्टिव वाले की होगी, क्योंकि डीएनए जो है ये पूरा हम लोग को देखने को मिलता है, बहुत सारे होते हैं, यानी कि ये लगे रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से ये डीएनए आपको सीक्वेंसिंग में देखने को मिलेंगे, राइट। अब अगर साइंटिस्ट ने ये वाला अगर निकाल दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि ये डीएनए जो है ये अपने आप को फिल करने के लिए अपने साथी को देखेगा कि इसका कैसा है ये, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिल करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। तो यहां पर अगर डिफेक्टिव मटेरियल है तो ऑब्वियस ही बात है ये अपने डिफेक्टिव मटेरियल को ही एक्सटेंड करेगा ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जो भी पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड है उसको जो भी डिफेक्टिव है उसको निकाल कर उसको सही करके वापस लगाया जाए, जिससे कि जो पूरा सीक्वेंसिंग जो होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो भी सही हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे आने वाले अपने यानी कि जो आगे वाले उसके डीएनए उसमें वो वैसे ही सेम एज इट इज जो है वो कॉपी करना शुरू कर दे। देखो, आपको ये वाली चीज तो पता नहीं कि सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, सेल्स अब बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं, राइट। काफी सारे हमारे जो सेल्स हैं वो डेली बेसिस पर खराब होते हैं और निकलते हैं हमारी बॉडी से, राइट। वो एक्चुअली इतने माइन्यूट होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, बट अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो काफी सारी जो हमारी स्किन जो होती है ना वो डेली बेसिस पर झड़ती है, निकलती है काफी सारे सेल्स, डेड सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, डेड सेल निकल रहे हैं। तो इसीलिए नए नए सेल्स जो है वो डेली बेसिस पर जनरेट होते हैं और डेड सेल जो है वो निकलते जाते हैं। तो उसी में ही हम लोग को ये वाली चीज भी देखने को मिलती है इसी प्रकार से कि जब हम लोग इसको रिपेयर करेंगे तो आने वाला जो इसका सीक्वेंस होगा वो भी रिपेयर्ड तरीके का होगा, जिससे कि किसी की भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ना वो भी इस तरीके से
सॉल्व हो जाती है, राइट। तो ये चीज, ये वाला कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि अपन जो जिपर होती है ना, जैसे चेन होती है जिसको हम लोग चेन बोलते हैं, चाहे वो मतलब जैकेट की चेन हो या बैग की चेन हो, तो वो चेन जो है उसको आप बीच से काटो और उस चेन की जगह दूसरी चेन लगा दो, दूसरी क्लिप लगा दो, तो वो बिल्कुल काम वैसे ही करेगी ना। उस चेन को अगर आप, जैसे चेन जो है वो बीच में से टूट जाए, मान लिया मैंने, तो अब वो जो चेन सही करने वाले क्या करते हैं, जो टूटा हुआ हिस्सा होता है ना, तो उस पर ही जो है वो मटेरियल को लगा देते हैं, जिससे कि जो जिपर है अपनी वो प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए और खुल जाए, राइट। तो वो दूसरा मटेरियल लगाते हैं, काम तो वैसे ही करता है, वो काम सही करता है, बट मटेरियल दूसरा हो जाता है। तो यहां पर यही है कि अगर कोई भी डिफेक्टिव चीज है डीएनए के अंदर, उस डिफेक्टिव चीज को सही किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, और जो भी डीएनए का स्ट्रैंड है, जो भी डिफेक्टेड एरिया है, उसको रिमूव करके रिप्लेस कर दिया जाता है, या उसको रिमूव करके उसको ठीक करके वापस लगा दिया जाता है ना। तो ये चीज है। तो ये कट एंड पेस्ट वाला, कट कॉपी पेस्ट वाला मैकेनिज्म है, फाइंड रिप्लेस वाला मैकेनिज्म है। तो इस प्रकार से काफी सिंपल ये टेक्निक हम लोग को देखने को मिलती है, और ह्यूमन बींग्स को भी ट्रांसफॉर्म करने का इसमें पोटेंशियल होता है गाइज, लिटरली। अरे इससे रिलेटेड तो अभी इस बार 2020 में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, याद आ रहा है? पिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया हुआ था, वो भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, राइट। क्योंकि ह्यूमंस जो है, ऑब्वियसली बात है, ह्यूमंस के अंदर अगर आप डीएनए में उसके चेंजेस करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आएंगे, जेनेटिक चेंजेस आएंगे। अरे ह्यूमन में पिग का जो है वो लगाया जा सकता है, मतलब पिग की नाक लगाई जा सकती है, और मतलब कुछ तो भी किया जा सकता है ह्यूमन की बॉडी के साथ भी, अगर हम लोग इसमें छेड़खानी करें तो, ह्यूमंस के जीन्स में तो, क्योंकि पूरी चीज जीन से ही रिलेटेड होती है ना, डीएनए से ही पूरी चीज रिलेटेड होती है। तो इसमें ये भी बेसिकली पोटेंशियल है। और ह्यूमंस की वेरियस जेनेटिक डिजीज जो है वो खत्म की जा सकती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जा सकता है, क्योंकि प्लांट्स में भी इसको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो यही है, ऐसे ही उनका जीन जो है इसी प्रकार से मॉडिफाई किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, क्रॉप जो है उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी कि उनमें कीड़े नहीं लगते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर दिया जाता है, राइट। और जो भी डिफॉर्मिटीज वगैरह होती है उनको करेक्ट किया जाता है। इसमें इवन डिजाइनर बेबीज, यानी कि बेबी बर्थ लेगा या लेगी उससे पहले ही माँ बाप जो है वो डिजाइन कर सकते हैं कि उनके बेबी की आंखें कैसी होनी चाहिए, बाल कौन से कलर के होने चाहिए, मतलब हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उसकी पूरी चीज पता है पहले से की जा सकती है। मतलब खेल है ये एक प्रकार से लिविंग बींग्स का। एंड गाइस ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, ये काफी खतरनाक भी है। अब कैसे खतरनाक है तो उस पॉइंट को अपन समझते हैं। तो देखिए गाइस, ऐसा बोला जाता है ना कि अगर ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ अगर चेंजेस करेगी, नेचर जैसा है वो अपने आप में सबसे बेस्ट है, अगर ह्यूमन उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका परिणाम जो होगा वो खराब ही होगा, थ्रेट हम लोग को देखने को मिलेगा, डेंजरस होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस धरती की बात करें, हमने धरती से प्लांट्स वगैरह को काटा, डिफॉरेस्टेशन किया, जमीन वगैरह जो है वो हमने उपयोग करी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, हमने पेड़ पौधों को काटा, राइट। अब जब पेड़ पौधे को काटा तो उसका परिणाम आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, राइट, नोटिस कर रहे हैं। वन ऑफ द फैक्टर ये भी है ना क्लाइमेट चेंज का, कि हमने ये काटा पेड़ पौधे, डिफॉरेस्टेशन किया, तो हमने नेचर के साथ मॉडिफिकेशन किए। अब वैसे ही अगर इन सब जीन्स के साथ अगर मॉडिफिकेशन किया जाएगा, डीएनए को मॉडिफाई किया जाएगा, तो क्वाइट पॉसिबल एट प्रेजेंट इन द बिगिनिंग हम लोग को अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि ह्यूमंस के डीएनए चेंज किए, क्योंकि देखो डीएनए एक बार जब चेंज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो फिर कॉपी करने लगते हैं, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। और हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी कुछ क्वालिटीज जो होती है वो बच्चों में भी होती है, उनके ऑफस्प्रिंग में हम लोग को देखने को मिलती है ना, पेरेंट्स की कुछ क्वालिटी। अब अगर पेरेंट के डीएनए में चेंजेस हो गए होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके बच्चों के डीएनए भी चेंजेस, उनमें भी चेंजेस नजर आएंगे। इनहेरिटेंस होता है ना पूरी प्रोसेस, इनहेरिटेंस वाली चीज हम लोग को पूरी देखने को मिलती है, चेंजेस जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अब अगर ह्यूमन के डीएनए आज की डेट में कुछ चेंज किया, उसमें कुछ मॉडिफाई किया, ठीक है, मान के चलता हूं मैं, ऐसा मॉडिफिकेशन किए ह्यूमंस के डीएनए में, और आज की डेट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि ह्यूमंस के डीएनए को ऐसा बना दिया कि ह्यूमंस को किसी प्रकार के वायरस इफेक्ट नहीं करेंगे, राइट। और इस प्रकार से ह्यूमन की डीएनए मॉडिफिकेशन किया। अब आज की डेट में मजा आ रहा है, 2 पीढ़ी तक मजा आ रहा है कि ह्यूमन बींग्स को जो है वो कोई डिजीज नहीं लग रही, मस्त जी रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो और अच्छी हो गई है पहले से। बट तीसरी पीढ़ी में अगर उसने जीन्स ने अपने आप मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स वगैरह होते हैं वो अपने आप मॉडिफाई करते हैं, अपने आप चेंजेस जो है वो लेकर आते हैं। डे बाय डे जो है होते हैं वो पुराने सेल मरते हैं, नए सेल हम लोग को नजर आते हैं, राइट, डेवलप होते हैं। तो उसी बीच इसी डेवलपमेंट के प्रोसेस में अगर कुछ बड़ा चेंज आ गया ह्यूमन के डीएनए के अंदर, और
अगर ऐसा हो गया बाय चांस, अगर देखें हम लोग, अगर पता तो नहीं है आने वाले समय में क्या होगा, बट वर्स्ट से वर्स्ट फैक्टर की अगर हम लोग बात करें कि अगर ऐसा होगा कि ह्यूमंस ने 4-5 पीढ़ी के बाद फर्दर रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, तो आने वाली प्रजातियां होंगी नहीं ह्यूमंस की, सब खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को भी सोचने की जरूरत है कि अगर ह्यूमंस बीइंग्स में अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उनके डीएनए में, तो हमें आगे का नहीं पता। अभी तक हमारे पास 100, 200, 500 सालों की रिसर्च नहीं है कि अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है तो आने वाले समय में क्या होगा। देखो आज की डेट में आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि क्रॉप्स वगैरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है। आपने जेनेटिक मॉडिफाइड ब्रिंजल के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, राइट। जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। बट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है गाइस, उनका अप्रूवल काफी मुश्किल में होता है, मतलब, और काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स अपोज करते हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह है उनको अप्रूव ना करो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि इनके मॉडिफिकेशन जो होंगे उसका परिणाम आने वाले 100-200 सालों के बाद कैसा मिलेगा, राइट। ये इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है कि अगर ह्यूमन बींग्स के अगर डीएनए या कोई भी लिविंग बींग का अगर डीएनए अगर हम लोग चेंज करें, उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आए, तो अभी अगर अच्छे रिजल्ट मिल रहा है अच्छा है, बट आगे चल के अगर कुछ बड़ा मॉडिफिकेशन हो गया ऐसा जो कि थ्रेटफुल हो, घातक हो, तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, है ना। ह्यूमन ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये एक बड़ा इशू है यार। तो इस चीज को आपको थोड़ा समझना जरूरी है। इसको आप वैसे भी रिलेट कर सकते हो, जैसे कि अर्ली मैन हुआ करते थे, अर्ली मैन और आज की डेट में हम ह्यूमंस, कितना डिफरेंस आ गया बॉडी स्ट्रक्चर में। जैसे एप से ले लो आप, एप, आपको पता ना, एप हुआ करते थे हम लोग, ह्यूमन एक टाइम पे एप हुआ करता था और उसकी पूंछ हुआ करती थी, मतलब उसके बाद जो है वो आज की डेट में इस प्रकार के ह्यूमन हम लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ, बॉडी ने धीरे धीरे करके मॉडिफिकेशन किए। अब वैसे ही अगर डीएनए अंदर मॉडिफिकेशन अगर कर देंगे हम लोग किसी भी तरीके का, आगे चल के उसमें वेरिएशन होगा, तो दिस इज द थिंग जो कि काफी डेंजरस है इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी के अंदर। है सब कुछ अच्छा, बट आने वाले क्या परिणाम होंगे इसके, वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सच डेटा, राइट। और इसका फोरविजन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब लाइफ है यार, लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग कैसे किस तरीके से मॉडिफाई हो जाए हम लोग उसका अनुमान लगा ही नहीं सकते, राइट। तो ये वाली चीज है, क्योंकि हमारे पास अभी एज सच ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है एट प्रेजेंट, राइट। तो इसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। और एग्रीकल्चर में ये मदद करती है पेस्ट वगैरह को रिमूव करने के पर्पस के लिए, राइट। और जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स वगैरह जो है कि वो ड्रॉट, सूखे से जो है वो टॉलरेंट हो जाए, टेम्परेचर से टॉलरेंट हो जाए, तो इन सब चीजों में ये मददकारी हो जाती है। एथिकल कंसर्न इसके पीछे क्या है, जैसे कि 2018 का डिजाइनर बेबीज की अगर हम लोग बात करें, तो ये वही वाली चीज आ रही है जिसके बारे में मैंने भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। तो 2018 में क्या हुआ था, चाइना ने ये वाले टॉपिक को, हालांकि मैंने 2018 में कवर कराया हुआ है, बट अभी तो बहुत पुराना टाइम हो गया। अगर आप देखेंगे 2018 के लेक्चर को, बट जरूरत नहीं है आप देखने, क्यों देखेंगे वैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि आप देखेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है अब देखने की, क्योंकि इतना पुराना जाना नहीं है। बट हाँ, फिर भी देखो न्यूज में आया तो चाइना ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी बच्चों के ऊपर, ठीक है, एक बेबी के ऊपर, यानी कि वो बेबी अभी आया नहीं था लाइफ में, ये बच्चियां थी 2 जिन्होंने जन्म लिया था। तो ये बेबीज के ऊपर जो है वो रिसर्च कंडक्ट की थी। तो स्टार्टिंग में, यानी कि एम्ब्रियो में पहले ही, तो ये इन्होंने क्या किया था, उन बेबीज के जो डीएनए है उसको मॉडिफाई कर दिया था। और ये ट्विन बेबी जब सामने आए, तो इनका जो मॉडिफिकेशन था वो इस प्रकार से था कि इन बेबीज के अंदर किसी भी प्रकार के एचआईवी वायरस या एड्स जो है वो उनको नहीं होगा, यानी कि इनकी पूरी लाइफ टाइम में कोई भी एड्स वगैरह किससे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उनके बच्चों को होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक बार मॉडिफाई हो जाएगा तो फिर वो आगे कंटिन्यू रहेगा आने वाली जनरेशन में। तो ये चीज कर दी। अब इसी चीज को लेकर बहुत कंसर्न उठे पूरे दुनिया भर में। एक तो पहली बात तो उन्होंने ये जो किया था उसको करने के लिए इनके पास कोई वैलिड अप्रूवल नहीं था, या रेगुलेटेड या सरकारी अप्रूवल इनके पास एज सच कुछ नहीं था, इन्होंने बस कर दिया। और करने के बाद इन्होंने बोला कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बट वेरियस पूरी दुनिया भर से साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने क्रिटिसाइज किया कि इसका परिणाम जो है वो आने वाले समय में बहुत बुरा भी हो सकता है। तो उसको भी हम लोग को देख के चलना है, क्योंकि ये बात जो है वो ह्यूमंस की है। मैंने आपको बताया ना कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो फिर ह्यूमन बींग्स कैसे फिर आगे मतलब सिविलाइजेशन इसका चलेगा, राइट। तो ये वाली चीज है, होंगे नहीं ह्यूमंस, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है इससे रिलेटेड। वही चीज जो पूरी थी, जो मैंने अभी आपको बताई कि अभी तक 100% एक्यूरेसी इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी के पास नहीं है। तो इसलिए हम लोग को एकदम से इस टेक्नोलॉजी को जो है वो इन प्रैक्टिस लाना नहीं चाहिए, राइट। तो ये था पूरा टॉपिक जिसका एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। मैंने इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आज की डेट में यूपीएससी डिमांड कर रही है इन सब टॉपिक्स की जानकारी आपसे। आपने 2020 के पेपर में ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन जरूर हिट कर देना।
नए आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। एंड जाना नहीं है कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। पहला टॉपिक नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन का और दूसरा टॉपिक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। ये दोनों टॉपिक जो है वो आप पढ़िए, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड 2 सितंबर 2020 को ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप रेफर भी कर सकते हैं अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स का आइडिया नहीं है तो। एंड गाइज अगर आप चाहें तो ये मंथली पीडीएफ पैकेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस बहुत ही कम है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है। इस मंथली पीडीएफ पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है, डेली लेक्चर्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। पीडीएफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली, क्योंकि आप अगर करंट अफेयर्स की नोट्स अगर रोज रेगुलरली बेसिस पर बनाते रहोगे हैंड रिटन नोट्स, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, राइट। और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप ये पेड पैकेज को ज्वाइन करते हो, तो उस टाइम में आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी फीस भी काफी कम है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। अच्छा, इतना ही नहीं होता, मैं आपको जो ये पीडीएफ देता हूं ना, ये 3 तरीके से आपको देता हूं जिससे कि आप रिवाइज करें, क्योंकि स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो ये है कि वो रिवाइज नहीं करते। पढ़ते तो वो पूरे साल हैं बट रिवीजन नहीं करते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और आपने भी नोटिस करी होगी, अगर आपने आपका अगर शेड्यूल नहीं बनता होगा रिवाइज करने का, क्योंकि आप पढ़ते रहो, आप सोचते हो कि यार कल कर लेंगे रिवाइज, कल कर लेंगे या अगले हफ्ते कर लेंगे, तो उसमें बंडल बनता जाता है। फिर जब आप रिवाइज करते हो, जब टॉपिक को दोबारा से पढ़ते हो, तो लगता है कि अरे यार ये टॉपिक तो पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, राइट, क्योंकि बहुत सारी चीज हमारा माइंड जो है वो भूल जाता है। तो मैंने आपको हमेशा बोला कभी भी अपनी तैयारी करो तो साइंटिफिक तरीके से तैयारी करो, और यही सब चीजें मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराता हूं। तो देखो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में ये लेक्चर आता है, आप लेक्चर को देखो पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ। आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ आ चुकी होगी लेक्चर की, मॉर्निंग में ही जब लेक्चर अपलोड होता है तो उसी समय आपके पास पीडीएफ वाया ईमेल आपके अकाउंट पे आ जाती है। तो जैसे ही आपके पास पीडीएफ आई, आपको उस पीडीएफ को उस समय नहीं पढ़ना है, आप लेक्चर देखो फुल कंसंट्रेशन के साथ। लेक्चर देखने के बाद आप अपने वेरियस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और दूसरी जनरल स्टडीज के टॉपिक्स वगैरह पढ़ो, ऑप्शनल की तैयारी करो। रात में सोने से पहले इस पीडीएफ को पढ़ना, ठीक है, यानी कि रिवाइज करना, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका ये रिवीजन हो जाएगा। उससे ज्यादा करना नहीं, क्योंकि आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्क्रॉल करना है। जो आज सुबह मैंने आपको पढ़ाया हुआ वो आपके माइंड में होगा और वो आप पूरी चीज रिकॉल कर जाओगे, रिवाइज कर जाओगे, ठीक है। तो ये आपने एक बार रिवीजन कर लिया। ऐसे ही मैं आपको संडे को पूरे हफ्ते की पीडीएफ देता हूं, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे हफ्ते की न्यूज होती है, इसको वीकली कंपाइलेशन बोलते हैं। तो ये वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं जिससे कि आप पूरे हफ्ते का रिवाइज करें। तो आपने क्या किया, दूसरी बार रिवीजन कर लिया। ऐसे ही मैं मंथ के एंड में आपको प्रोवाइड कराता हूं मंथली कंपाइलेशन, एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे मंथ की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपका तीसरी बार रिवीजन हो गया। एंड आई गारंटी यू, अगर एक टॉपिक को आपने 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड इस पैकेज के अंदर गाइज इतना ही नहीं मिलता है, आपको प्रिंट फ्रेंडली मंथली मैगजीन भी दी जाती है जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी अलग अलग में ये मैगजीन होती है। इसके अलावा आपको आपसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री मंथली एमसीक्यू बैंक प्रोवाइड कराना शुरू किया है अक्टूबर मंथ से। अक्टूबर मंथ के एंड में जब मैं आपको ये प्रिंट फ्रेंडली मंथली मैगजीन देता हूं, उसी समय में आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं उनके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो इतना सब कुछ मात्र मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में। और अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल्स दी हुई है कि कैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे, आप पढ़ लीजिए। और अगर आपको जनवरी से जुलाई तक की पीडीएफ चाहिए तो टोटल इसकी कॉस्ट है, टोटल जन टू जुलाई 7 महीने की, मात्र 300 रुपए। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक है, उसको आप देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस टेलीग्राम पर भी सेम नाम से चैनल है, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।